नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 1231 असीम पर्वत का स्थान। अनुवादक सीके टेलन, संपादक सीके टेलन। वह नन्हा लाल सांप तर्जनी उंगली जितना लंबा और विलो के पत्ते जितना पतला था। उसने अपना छोटा सा सिर उठाकर कटोरे के मुंह से यी यून को देखा। यी यून ने चुपचाप अपने अंतरस्थानिक वलय पर हाथ रखा। लड़की को देखते ही उसे पता चल गया था कि वह बिल्कुल भी नश्वर नहीं है। भला उसके भीतर ऊर्जा के उतार चढ़ाव यी यून की इंद्रियों को कैसे धोखा दे सकते थे। चाहे वह बांस की टोकरी हो या पानी का कटोरा जो उसने पेश किया, यी यून ने उनमें कुछ गड़बड़ महसूस की थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि दिखने में जर्जर इस गांव में इतनी रहस्यमयी लड़की रहती होगी। क्या तुमने इस गांव के लोगों को मारा है? मैं न्याय की प्रबल भावना रखने वाला व्यक्ति नहीं हूं जिसे कमजोरों की मदद करने की जरूरत हो, क्योंकि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चूंकि तुमने आज मुझे उकसाया है, इसलिए मैं गांव वालों का बदला जरूर लूंगा। ये यून के बोलते ही उसने 4 फुट लंबी तलवार निकाल ली। यह एक साधारण तलवार थी जिसे उसने अनायास ही अपनी अंतरस्थानिक अनुभूति से निकाल लिया था। हालांकि ये यून को मिराज स्नो प्राप्त हो चुकी थी, लेकिन ये हुआन चेनिक्सू की खानदानी धरोहर थी। ये यून इसका इस्तेमाल किसी भी दुश्मन के खिलाफ बेवजह नहीं करेगा। हे, क्या ही बेशर्म लहजा है, देखो मैं तुम्हें कैसे खा जाता हूँ। जैसे ही लड़की बोली, अचानक उसके हाथों में हल्के लाल रंग की 2 अर्धचंद्राकार तलवारें प्रकट हो गईं। तलवारों की बनावट से ऐसा प्रतीत होता था मानो वे किसी विशेष जानवर के दांतों से बनी हो। जैसे ही दोनों तलवारें प्रकट हुईं, आसपास का वातावरण झुलसा देने वाला हो गया। दोनों तलवारें तेजी से आगे बढ़ीं और यी यून की तलवार को निशाना बनाया। उस लड़की में असाधारण विवेक था। वह एक नजर में ही समझ गई कि यी यून द्वारा निकाली गई तलवार साधारण स्तर की थी। उसके पशु दांत वाले तेज धारदार हथियारों के सामने उसका केवल एक ही परिणाम होगा, वह भी टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। डिंग, एक स्पष्ट ध्वनि गूंजी जब यी यून की तलवार को 2 अर्धचंद्राकार ब्लेडों ने इस तरह से काट दिया जैसे किसी सांप के कमजोर बिंदु को जकड़ लिया गया हो। लड़की ने यी यून की तलवार तोड़ने के प्रयास में बल लगाते हुए शालीनता से हंसा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, लड़की का चेहरा बदल गया। ऐसा लगा मानो यी यून की तलवार कोई दिव्य हथियार हो जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। फिर उसे एक जबरदस्त झटका लगा जिससे वह अपनी तलवारों पर से पकड़ लगभग खो बैठी। उसी क्षण यी यून ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और तलवार की गूंज के साथ उसकी तलवार प्रकाश की एक किरण में परिवर्तित हो गई जो सीधे लड़की की छाती पर आकर लगी। लड़की घबराकर पीछे हटने लगी। वह बाल वार से बची, लेकिन तलवार की किरण से उसके सीने पर लिपटे कपड़े फट गए, जिससे नीचे की बर्फ जैसी सफेद त्वचा दिखाई देने लगी। लड़की शर्मिंदा और क्रोधित होकर जोर से चिल्लाए, मर जा। पेंग, एक धमाके के साथ मेज पर रखा चीनी मिट्टी का कटोरा अचानक फट गया। कटोरे में मौजूद छोटा लाल सांप एक तेज तीर की तरह ही उनकी भौहों पर जा लगा। और उसी समय बांस की टोकरी से रूपांतरित हुआ लड़की का विषैला सांप यही उनके गले पर हमला करने के लिए उसके ठीक पीछे पीछे चल रहा था। अलग अलग आकार के दोनों सांप एक साथ ही उनके महत्वपूर्ण अंगों पर झपटे। ये यून ने उन पर एक नजर डाली और तुरंत समझ गया कि वे दोनों सांप वास्तव में असली सांप नहीं थे, बल्कि नियमवाचक रूप थे। विशेषकर वह छोटा लाल सांप। उसने भयानक रक्तपिपासा के साथ हमला किया और जब उसने अपने जबड़े खोले तो ऐसा लगा मानो नरक से रक्त के तालाब पृथ्वी पर उतर आए हों। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। छूट और मुफ्त शिपिंग के साथ बेहतरीन डील पाएं। एली एक्सप्रेस से खरीदें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। रक्त के नियम। ये यून का दिल थोड़ा जोर से धड़कने लगा। उसने लड़की को कुछ कम आंका था। रक्त के नियम मूल रूप से काफी असामान्य नियम थे। उनके हत्या के तरीके विचित्र और अपरंपरागत थे। बहुत कम योद्धा ही उनसे परिचित थे। दूसरे सांप की बात करें तो उसे बेहद जहरीले जीवों से बनाया गया था। अगर वह उसके शरीर में प्रवेश कर जाता तो वह उसके पेट और आंतों को चीर देता। एक तरफ खून था तो दूसरी तरफ जहर। लड़की के हाथों में मौजूद उन 2 अजीबोगरीब चाकुओं को देखकर युवा पीढ़ी का कोई भी व्यक्ति शायद उसके वश में हो जाता। दुर्भाग्यवश उसका सामना यी यून से हो रहा था। यी यून ने अपनी तलवार एक तरफ रख दी और दोनों हाथ फैलाकर दोनों सांपों पर धीरे से थपथपाया। एक धूसर आभा निकली और उसने दोनों छोटे सांपों को घेर लिया। विनाश दाव डोमेन। एक छोटे से क्षेत्र में विनाश दाव डोमेन को सक्रिय करने से इसका प्रभाव 10,000 दानव अस्तित्व चक्र के समान ही था। हालांकि इससे यी यून की युवांची का बहुत कम क्षय हुआ। पेंग पेंग, 2 जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दी और दोनों सांप धूसर धुंध में गायब हो गए। ये देखकर लड़की अवाक रह गई। वह उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, एक ऐसी चीज जिसे उसने बड़ी मेहनत से विकसित किया था, फिर भी वह यूं ही गायब हो गई। बस यूं ही। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाती, ये यून भूत की तरह उसके सामने प्रकट हो गई। उसने मुट्ठी भींची और अचानक लड़की के पेट पर वार किया। लड़की दर्द से कराह उठी और उसके मुंह से खून निकल आया। उसका पूरा शरीर उड़ता हुआ जर्जर मकान में जा गिरा। वह रुकी नहीं, हजारों फीट की ऊंचाई तक उड़ती रही। इस दौरान कई घरों को तोड़ती हुई पहाड़ियों में जा गिरी। लड़की ने मिट्टी से सना ताजा खून थूका। वह बुरी तरह घायल थी और असहनीय दर्द से पीड़ित थी। उसे एक कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा था। वास्तव में यदि कोई हमेशा रात में ही चलता रहे तो अंततः उसका सामना किसी भूत से हो ही जाएगा। लड़की जानती थी कि समझदार लड़की विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष नहीं करती।
अशुभ तारे को नाराज नहीं किया जा सकता था, इसलिए वह छिपने पर तुली हुई थी। वह लड़की वर्षों से अपने घिनौने कृत्यों में लिप्त थी और उसने भागने की कई कलाओं में महारत हासिल कर ली थी। जैसे ही उसने चुपके से भागने के प्रयास में एक अवतार बनाया, उसे अपने कान में एक जानलेवा आवाज गूंजती सुनाई दी। जमीन के नीचे से भागने की कोशिश मत करना, मैंने अपनी दृष्टि से तुम पर नजरें जमा ली हैं। अगर तुमने जरा भी हरकत की तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। लड़की का शरीर जम गया जब उसे अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई। पल भर में उसकी हिलने डुलने की हिम्मत ही नहीं हुई। वह एक बेहद खतरनाक शख्स था। जैसे ही उसके मन में भागने का ख्याल आया, उसे पकड़ लिया गया। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उसी क्षण ये यून लड़की के सामने आ गया। उसने लड़की का कॉलर पकड़कर उसे सीधे उठा लिया। वह लड़की बहुत हल्की थी और ये यून के हाथ में एक सहायक वस्तु की तरह महसूस हो रही थी। ये यून ने स्वाभाविक रूप से औपचारिकता निभाने के बजाय दोनों पशु दांत वाले ब्लेड को जब्त कर लिया। उसने लड़की को गौर से देखा। मैंने सोचा था कि तुम एक नागिन हो, लेकिन तुम तो असल में इंसान हो। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम अपनी उम्र में इतनी क्रूर हो जाओगी। ये यून के होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए। वह एक दुष्टतापूर्ण मुस्कान के साथ मुस्कुराया। अगर कोई इस दृश्य को देखता तो वह ये यून को कभी भी अच्छा इंसान नहीं समझता। वे उसे एक दुष्ट गुंडा समझते जो एक गांव की लड़की के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। ये यून की भयावह मुस्कान देखकर लड़की भयभीत हो गई। उसे डर था कि ये यून उसके साथ क्या करेगा, इसलिए उसने जल्दी से समझाया, युवक नायक, घबराए मत। मैं तो बस लूटपाट करना चाहती थी। मैं इंसानों को नहीं खाती। और ये तो एक वीरान गांव था। यहाँ के लोगों को मैंने नहीं मारा। उद्धरण चिन्ह। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा। अगर तुम उनका जवाब दे सको तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। ये यून स्वाभाविक रूप से उन लोगों के प्रति कोई दया नहीं दिखाता था जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। लड़की का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने ये यून के सामने आत्मसमर्पण करने और लड़की होने के नाते अपनी खूबियों का फायदा उठाते हुए बड़े भाई मुझे बख्श दो जैसी मिन्नतें करने का इरादा किया था। लेकिन जब उसने ये यून की उग्र नजर देखी तो वह अपने उन विचारों को त्यागने के लिए मजबूर हो गई। पूछो, लड़की ने बेबसी से कहा। क्या आप बाउंडलेस माउंटेन के बारे में जानते हैं? लड़की ने अपना सिर ऐसे हिलाया जैसे कोई खिलौना हो। मैं असीम पर्वत के बारे में तो नहीं जानती, लेकिन मैंने असीम अध्याय के बारे में सुना है। ओह, असीम अध्याय। ये यून थोड़ा सोचने लगा। उसके पास जो नक्शा था वह पुराना था, इसलिए असीम पर्वत पर स्थापित संप्रदाय का नाम असीम अध्याय होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। यह बाउंडलेस चैप्टर कहाँ है? क्या आप बाउंडलेस चैप्टर में ओल्ड स्नेक नाम के किसी व्यक्ति को जानते हैं? बूढ़ा सांप। लड़की ने अपने विचारों को प्रकट किए बिना अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं। क्या तुम्हें उससे कोई शिकायत है? लड़की ने पूछा। ये यून ने अपनी भौहें सिकुड़ी। नहीं। क्यों? ओह, ये तो अच्छी बात है। लड़की ने राहत भरी आवाज में कहा, मैं ओल्ड स्नेक को जानती हूँ। वह मूल रूप से बाउंडलेस चैप्टर के संप्रदाय प्रमुख थे, संप्रदाय के गुरु। ये सुनकर ये यून को तुरंत राहत मिली। ऐसा लग रहा था कि उसने सही व्यक्ति को ढूंढ लिया है। जिस असीम अध्याय की बात हो रही थी वह संभवतः असीम पर्वत था। चूंकि यह जगह हुआन चेनिक्सू द्वारा बताई गई थी, इसलिए बाउंडलेस चैप्टर में कुछ तो खास बात जरूर रही होगी। उसे बस यह उम्मीद नहीं थी कि ओल्ड स्नेक बाउंडलेस चैप्टर का संप्रदाय प्रमुख होगा। हालांकि ये यून को कुछ जिज्ञासा हुई। एक शक्तिशाली संप्रदाय के प्रमुख होने के नाते उन्होंने बूढ़ा सांप नाम क्यों अपनाया? ये नाम आधिकारिक नहीं लगता था। अब बाउंडलेस चैप्टर कहाँ है? अगर आप मुझे सही जगह बता दें तो मैं आपको छोड़ दूंगा। ये यून ने बाउंडलेस चैप्टर जाकर हुआन चेनिक्सू का पत्र ओल्ड स्नेक को सौंपने का इरादा किया। उस बारे में लड़की को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। अच्छा, मैं इसका जवाब नहीं दे सकती। बाउंडलेस चैप्टर का इलाका कुछ साल पहले छीन लिया गया था, इसलिए अब बाउंडलेस चैप्टर नाम की कोई जगह नहीं है। हाँ, वह तो पहले ही खत्म हो चुका है। क्या? तुमने क्या कहा? उसका इलाका छीन लिया गया है? ये यून ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और थोड़ा अचंभित रह गया। हाँ, बिल्कुल। जहां तक बाउंडलेस चैप्टर के शिष्यों की बात है, उन्होंने संपत्ति बांट ली और सामूहिक रूप से भाग गए। कई शिष्य मायरीड गॉडरिज नामक एक शक्तिशाली संप्रदाय में शामिल हो गए। हालांकि बाउंडलेस चैप्टर के अधिकांश शिष्य प्रतिभा में कमजोर थे, इसलिए मायरीड गॉडरिज ने उनमें रुचि नहीं दिखाई। मायरीड गॉडरिज की प्रवेश परीक्षा में भाग लेने वालों में से 99% असफल रहे। तो विघटन के बाद कोई और रास्ता नहीं बचा था। बहुत कम लोग परीक्षा पास कर पाए और मायरीड गॉडरिज का हिस्सा बन गए। जहां तक ओल्ड स्नेक की बात है, यह अज्ञात है कि उसने कौन से तरीके अपनाए, लेकिन वह वास्तव में मायरीड गॉडरिज की प्रवेश परीक्षा पास करने में कामयाब रहा। मुझे नहीं पता कि इतनी अधिक उम्र में उसने ये कैसे कर दिखाया। जाहिर है अब वह स्वाभाविक रूप से संप्रदाय प्रमुख नहीं रह सकता। उसे इस समय मायरीड गॉडरिज में होना चाहिए। लगता है वह कुछ छोटे मोटे काम करता होगा। उद्धरण चिन्ह। लड़की की बातें सुनकर ये यून दंग रह गया। क्या बाउंडलेस चैप्टर सचमुच वही जगह थी जिसकी सिफारिश हुआन चेनिक्सू ने की थी? उसका मानना था कि हुआन चेनिक्सू द्वारा सिफारिश किए जाने का मतलब या तो कोई एकांतवासी अमर संप्रदाय होगा या फिर कोई शक्तिशाली गुट जो लाखों मील के क्षेत्र पर शासन करता हो। लेकिन असल में यह इतनी दयनीय स्थिति में थी। अध्याय 1232 नागिन लड़की। अनुवादक सीकेटेलिन, संपादक सीकेटेलिन। अगर बाउंडलेस माउंटेन और बाउंडलेस चैप्टर के नाम ही मिलते जुलते होते तो ठीक था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ओल्ड स्नेक का नाम भी एक जैसा था। इसके अलावा नक्शा भी इसी ओर इशारा कर रहा था, इसलिए इसे महज एक संयोग मानना बिल्कुल असंभव था। क्या वह व्यक्ति जिसे हुआन चेनिक्सू ने उसे ढूंढने के लिए कहा था वही बूढ़ा सांप हो सकता है? संप्रदाय का इलाका छीन लिया गया था और शिष्य तितर बितर हो गए थे।
मायरीड गॉडरिच ने ओल्ड स्नेक के संप्रदाय पर कब्जा कर लिया था और ओल्ड स्नेक ने तो उसमें छोटे मोटे काम करने के लिए प्रवेश भी किया था। ये तो हद से ज्यादा हास्यास्पद था। कैसा रहा? मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है जो मैं बता सकता था। वैसे ओल्ड स्नेक से तुम्हारा क्या रिश्ता है? लड़की की आंखें फुर्ती से इधर उधर घूम रही थी और वही उनसे सवाल पूछ रही थी, साथ ही उसके चेहरे के भावों को भी देख रही थी, मानो वह ये पता लगाने की कोशिश कर रही हो कि यून झूठ बोल रहा है या नहीं। मेरे एक दोस्त ने मुझे ओल्ड स्नेक को ढूंढने के लिए कहा था, ये उनने ईमानदारी से जवाब दिया। उसके पास इसे छिपाने का कोई कारण नहीं था। जैसे जैसे लड़की ने मामले की बारीकी से जांच की, उसे यकीन हो गया कि यून ने सच कहा था। आखिरकार उसने राहत की सांस ली। तुमने मुझे डरा दिया था। तो हम सब एक बड़ा परिवार हैं। मैं असीम अध्याय से हूँ। और हाँ, मैं बूढ़े नाग की आखिरी शिष्या हूँ। हाँ, हम सब परिवार हैं। परिवार। बोलते बोलते उसने यून के कंधे पर जोर से थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने के बाद उसने देखा कि यून के चेहरे पर नाराजगी के भाव थे। उसकी मुस्कान गायब हो गई और वह अजीब तरह से अपने हाथों को आपस में रगड़ने लगी। उस बारे में क्या तुम पहले मुझे जाने दोगी? ये यून ने लड़की को नीचे उतारा और अनायास ही पूछा, क्या तुम सचमुच बूढ़े सांप की शिष्या हो? जी हाँ। क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि मैं सांप पालता हूँ? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लड़की का जवाब सुनकर ये यून को ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग में कीचड़ से सने खुरों वाले कई घोड़े दौड़ रहे हों। क्या वह बूढ़ा सांप भी पालता है? खैर, ऐसा नहीं है, लड़की ने कंधे उचकाते हुए कहा। लेकिन वह जिन चीजों का इस्तेमाल करता है उन पर सांपों के निशान बने होते हैं। उदाहरण के लिए उसकी दोधारी तलवार पर 2 कुंडली मारे हुए सांप उकेरे गए हैं। ठीक है फिर, उद्धरण चिन्ह। ये यून ने लड़की को निहारते हुए एक गहरी आह भरी। हालांकि उसने कुछ आकर्षक तकनीकें अपनाई थीं, लेकिन एक बड़े कुल की प्रतिभाशाली छात्रा के बारे में ये यून की धारणा के मुकाबले वह बहुत ही निम्न स्तर की थी। क्या बूढ़े सांप की अंतिम शिष्या का स्तर बस इतना ही था? इसके अलावा जब वह पहली बार उससे मिला तो वह कुछ हद तक विधर्मी प्रतीत हुई, लेकिन उससे पराजित होने के बाद उसका सारा साहस टूट गया। वह थोड़ी भोली भी लगने लगी। संभवतः डकैती करते समय वह अधिक उग्र हो गई और जब उसे एहसास हुआ कि वह उसका मुकाबला नहीं कर सकती तो वह अपने असली रूप में लौट आए। तुम मायरीड गॉडरिच क्यों नहीं गए? क्या इसलिए कि तुम प्रवेश परीक्षा में असफल रहे? ये यून ने पूछा। लड़की उसे घूरती रही। मैं उस परीक्षा में कैसे असफल हो सकती हूँ? अगर मुझे मायरीड गॉडरिच जाना होता तो मैं कम से कम एक मुख्य शिष्या तो होती। मेरा वहां जाने का कोई इरादा ही नहीं है। मेरा जन्म यहीं हुआ है और मैं यहीं पली बड़ी हूँ। मैं मायरीड गॉडरिच क्यों जाऊंगी? तो तुमने लोगों को लूटना शुरू कर दिया, ये यून ने उपहास उड़ाते हुए कहा। लड़की का चेहरा लाल हो गया और उसने कहा, मुझे अभी भी साधना के लिए संसाधनों की जरूरत है ना? मुझे कभी पता ही नहीं था कि आप इतने शक्तिशाली हैं। मैंने अपनी शक्ति को जरूरत से ज्यादा आंका था। लड़की ने जल्दी से यून को एक चबूतरे पर रख दिया, इस उम्मीद में कि वह उसे जल्द से जल्द रिहा कर देगा। तो फिर मुझे मायरीड गॉडरिच पर ले चलो। हालांकि ओल्ड स्नेक एक अजीब शख्सियत लग रहा था, लेकिन ये यून को हुआन चेनिक्सू पर पूरा भरोसा था। चूंकि वह हुआन चेनिक्सू द्वारा ही सुझाया गया व्यक्ति था, इसलिए उसे हर हाल में उससे मिलना ही था। लड़की के चेहरे पर कड़वाहट छा गई। हालांकि उससे कमतर होने के कारण वह केवल सिर हिला सकी। ठीक है, लेकिन मायरीड गॉडरिच बहुत दूर है। आपको आधा साल उड़कर जाना पड़ेगा। अगर आप वहां जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो आपको टेलीपोर्टेशन अरे का इस्तेमाल करना होगा। टेलीपोर्टेशन का शुल्क भी सस्ता नहीं है। बोलते समय लड़की ने अपनी जीभ बाहर निकाल दी। पिछले कुछ वर्षों से वह चोरी छिपे गुजारा कर रही थी। वह बहुत अमीर नहीं थी। कोई बात नहीं, मैं भुगतान कर दूंगा। आपका नाम क्या है? मैं अनाथ हूं और मेरा कोई नाम नहीं है। जब मेरे गुरु ने मुझे पाया तो मैं सांपों के बीच थी। गुरु ने बताया कि उनका नाम बूढ़ा सांप है और भाग्य ने हमें मिलाया है, इसलिए उन्होंने मुझे पाला पोसा। आप मुझे नागिन कह सकते हैं। गुरु मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। नाग वाली लड़की। ये यून ने सिर हिलाया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि लड़की का अतीत इतना दुखद होगा। वैसे क्या आप बाई युएन नाम की किसी महिला को जानते हैं? बाई युएन। नागिन लड़की रुक गई। क्या तुम 7 वीरान जगहों की श्वेत चंद्र देवी महारानी के बारे में बात कर रही हो? ओह, महारानी देवी, लगता है वो काफी मशहूर हैं। उनके बारे में आपको जो भी कहानियां पता हो मुझे बताएं। वह तो सिर्फ मशहूर ही नहीं है। नाग कन्या ने यून को अजीब नजरों से देखा। उसकी निगाहें मानो पहाड़ों के किसी जंगली आदमी को देख रही हो। 7 वीरान इलाके 7 प्राचीन महाद्वीपों से बने हैं। हर महाद्वीप का क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि उसकी तुलना शांत सागर से भी नहीं की जा सकती। इतना ही नहीं, वहां हर तरह के विशेषज्ञ मौजूद हैं। करोड़ों साल पहले 7 वीरान इलाकों में अफरा तफरी मची हुई थी। 7 वीरान इलाकों पर अधिकार के लिए 7 शक्तिशाली संप्रदायों ने एक भयंकर विश्व युद्ध लड़ा। ये युद्ध 1000 साल तक रुक रुक कर चलता रहा। खून नदियों की तरह बहा और अनगिनत योद्धा और आम लोग मारे गए या घायल हुए। अंत में श्वेत चंद्र देवी महारानी प्रकट हुई और अपनी अलौकिक शक्ति और व्यक्तिगत आकर्षण से उन्होंने विशेषज्ञों का एक समूह एकत्र किया और 7 शक्तिशाली संप्रदायों को एक एक करके पराजित किया। 7 निर्जन लोकों में उन्होंने एक दिव्य साम्राज्य की स्थापना की जिसने सर्वव्यापी शासन स्थापित किया, श्वेत चंद्र दिव्य साम्राज्य। किसी ने भी इस परिणाम की उम्मीद नहीं की थी। 7 शक्तिशाली संप्रदायों के बीच युद्ध एक नए गुट के उदय के साथ समाप्त हुआ। 7 वीरान क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने के बाद श्वेत चंद्र दिव्य साम्राज्य ने उन पर शासन किया और सिंघोल में खौफ पैदा किया। करोड़ों वर्षों तक कोई विद्रोह नहीं हुआ। श्वेत चंद्र देवी महारानी इतनी शक्तिशाली है कि कोई उन्हें हरा नहीं सकता। श्वेत चंद्र दिव्य साम्राज्य की तुलना में असंख्य देव पर्वतमाला बहुत छोटी है। इसकी उपस्थिति केवल शांत सागर में ही प्रभावशाली हो सकती है। ये सुनकर नाग कन्या निराश हो गई।
वह अपने निजी क्षेत्र को छोड़ने के लिए अनिच्छुक प्रतीत हो रही थी, लेकिन साथ ही वह श्वेत चंद्र देवी साम्राज्य की तरह भव्य और शानदार जीवन जीने की भी तमन्ना रखती थी। श्वेत चंद्र देवी महारानी, 7 निर्जन दिव्य साम्राज्य, ये सब सुनकर ये यून के मन में मिलीजुली भावनाएं उमड़ आईं। करोड़ों साल बीत चुके थे। मध्य राज्य दिव्य क्षेत्र के महान कियान राजवंश को भला कौन याद रखेगा। सिंखोल को छोड़ दे तो शायद मध्य राज्य दिव्य क्षेत्र के लोग भी यह न जानते हो कि कभी उस भूमि पर एक ऐसा भव्य साम्राज्य विद्यमान था जो सर्वत्र विस्मय का स्रोत था। इसके अलावा महान कियान साम्राज्य के चरम पर भी ये 7 उजाड़ दिव्य साम्राज्य की तुलना में फीका पड़ गया था। कई साल पहले एजोर यांग लॉर्ड युवा और उत्साही थे। उनमें असीम उत्साह था और वे उत्कृष्ट कार्यों से अरबों वर्षों तक चलने वाली नींव स्थापित करने की आशा रखते थे, लेकिन अंततः बाई युएन के हमले ने उनकी आशाओं को बुलबुले की तरह चकनाचूर कर दिया। अब बाई युएन ने अपना श्वेत चंद्र दिव्य साम्राज्य स्थापित कर लिया था और एक गौरवशाली इतिहास लिख रही थी। अतीत के एजोर यांग लॉर्ड की बात करें तो उनके बारे में कोई किंवदंती नहीं थी। वे इतिहास की राख में सिमट गए थे। ऐसे इतिहास को याद करके मन में अंतहीन आहें भरने का भाव उत्पन्न हो जाता था। मैं कहता हूं, तुम श्वेत चंद्र देवी महारानी के बारे में क्यों पूछ रहे हो? और बेहतर होगा कि तुम श्वेत चंद्र देवी महारानी का नाम न लो। ये शांत सागर है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन 7 निर्जन स्थानों में अवज्ञा के अपराध के लिए तुम्हें मृत्युदंड दिया जा सकता है। बाई युएन की कहानी सुनकर ये यून के उदास चेहरे को देखकर नागकन्या ने पलकें झपकाईं। यह आदमी इतनी विक्षिप्त अवस्था में क्यों दिखाई दिया? श्वेत चंद्र देवी महारानी किस प्रकार की इंसान थी? भला उनके जैसे बदमाश से उनका क्या संबंध हो सकता था? कोई बात नहीं, ये यून ने सिर हिलाया। चलो चलते हैं मायरीड गॉड रिज की ओर। ये यून दिखावा नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह अभी अभी सिंखोल में आया था। उसने गॉड एडवेंट टॉवर जैसी विशेष वस्तुओं का उपयोग नहीं किया। उसने केवल एक उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक नाव का चयन किया। जैसे ही आत्मा की नाव को उसके अंतरस्थानिक घेरे से बाहर निकाला गया, हवा के संपर्क में आते ही उसकी लंबाई बढ़ने लगी। जल्द ही वह 100 फीट तक फैल गई। ऊपर आ जाओ, ये यून ने कहा। नागकन्या ने अपनी आंखें झपकाईं। उसे सामने दिख रही आत्मा की नाव पर लालसा हुई। ये यून सचमुच अमीर थी, इस बारे में उसकी बात सही थी। अध्याय 1233 असंख्य ईश्वर पर्वतमाला। अनुवादक सीकेटेलन, संपादक सीकेटेलन। सिंखोल के शांत सागर क्षेत्र का अधिकांश भाग असीम प्रतीत होने वाला शांत सागर था। यह एक समान और नीरस था। हालांकि सागर में कुछ प्राकृतिक खजाने थे, लेकिन आमतौर पर उनके साथ खतरा भी जुड़ा रहता था। चूंकि यून ने इसका अन्वेषण करने की योजना नहीं बनाई थी, इसलिए विशाल सागर की लंबी दूरी तय करने का सबसे अच्छा तरीका स्वाभाविक रूप से टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग करना था। ये लंबी दूरी के टेलीपोर्टेशन सिस्टम, जिनकी मदद से कोई भी आसानी से लाखों किलोमीटर की यात्रा कर सकता था, सस्ते नहीं थे। उसी क्षण ये यून एक टेलीपोर्टेशन सरणी के पास पहुंची। टेलीपोर्टेशन शुल्क वसूलने वाली एक लड़की थी जिसमें परिवंश का अंश था। उसकी त्वचा सांवली थी और वह औसत मनुष्य से अधिक दुबली थी। उसके पैर मजबूत थे और उसकी पीठ के पीछे एक रोएदार पूंछ थी। दूरस्थानीकरण शुल्क 10 निम्न श्रेणी के स्पिरिट ज़ैड है। लड़की ने मीठी आवाज में ये कहते हुए चेहरे पर एक सामान्य सी मुस्कान बिखेरी। ये सुनकर ये यून दंग रह गया। स्पिरिट ज़ैड। उसे अचानक एहसास हुआ कि वह एक समस्या में फंस गया है। सिंखोल में इस्तेमाल होने वाली आम मुद्रा 12 एम्पायरियन स्वर्गों की मुद्रा से बिल्कुल अलग थी। और सबसे शर्मनाक बात यह थी कि उसके पास वह मुद्रा नहीं थी। दरअसल 12 दिव्य लोकों में कोई आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त मुद्रा नहीं थी। प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग मुद्राएं प्रचलित थीं और अधिकतर लेन देन वस्तुओं के आदान प्रदान के माध्यम से ही होता था। उदाहरण के लिए दिव्य लोकों के असंख्य प्रतीक चिन्ह वस्तुओं के आदान प्रदान से प्राप्त किए गए थे। यह देखकर कि यून ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और न ही कोई स्पिरिट ज़ेड निकाला, स्नैक गर्ल के होठों के कोने फड़कने लगे। भाई, कहीं तुम पैसे तो नहीं लाए? ये यून ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा, उसकी ओर मुड़ा और कहा, सच में मैं कुछ नहीं लाया। इस बार तुम मेरे पैसे दे दो। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। स्नैक गर्ल एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। कैसा धोखा है! आखिर में फीस तो उसे ही चुकानी पड़ी। हालांकि वह इससे खुश नहीं थी, लेकिन वह ही यून को लूटने में नाकाम रही थी। अब वह ही यून की दया पर थी, इसलिए उसके पास अनिच्छा से उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। 10 घटिया दर्जे की स्पिरिट ज़ैड निकालने पर स्नैक गर्ल का दिल दुख से भर गया। ये स्पष्ट था कि उसके पास पैसों की कमी थी। अगर वह अकेली होती तो टेलीपोर्टेशन एरे का इस्तेमाल करने के लिए पैसे देने की तो उसे कोई जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप कहाँ जा रही हैं? लड़की ने स्पिरिट ज़ैड लेते हुए मुस्कुराते हुए पूछा। मायरियाड गॉड रिज, स्नैक गर्ल ने नाखुशी से जवाब दिया। जैसे ही टेलीपोर्टेशन एरे सक्रिय हुआ, प्रकाश की एक किरण चमकी। ये यून और स्नैक गर्ल लाखों किलोमीटर दूर प्रकट हुए। आसपास का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। अब वे समुद्र तट के किनारे नहीं बल्कि हरे भरे पहाड़ों की श्रृंखला में बसे हुए थे। पहाड़ों के नीचे एक विशाल शहर बसा हुआ था जो पहली नजर में बेहद जीवंत प्रतीत होता था। ये यून और स्नैक गर्ल के टेलीपोर्टेशन एरे से बाहर निकलते ही वह फिर से रोशन हो गया और टेलीपोर्टेशन एरे से कोई और प्रकट हुआ। यह मायरीड गॉड रिज वाकई बहुत जीवंत है। ये तो स्वाभाविक है। मायरीड गॉड रिज को एक संप्रदाय कहा जा सकता है, लेकिन वास्तव में यह एक बड़े देश से ज्यादा अलग नहीं है। यहाँ सिर्फ योद्धा ही नहीं रहते, यहाँ बहुत से नश्वर प्राणी भी रहते हैं। यह एक बहुत बड़ा और बेहद जीवंत शहर है, स्नैक गर्ल ने गर्व से भरे लहजे में समझाया। हालांकि ये यून शक्तिशाली था, लेकिन वह एक विदेशी था जिसे अपने सवालों के जवाब के लिए उसकी जरूरत थी। ये यून चुप रहा और उसने नागकन्या पर सरसरी नजर डाली। उसने कहा, चलो चलते हैं मिरियड गॉड रिज की ओर। हालांकि वे उस महाद्वीप में पहुंच चुके थे जहां मायरीड गॉड रिज स्थित था, फिर भी वे वास्तविक मायरीड गॉड रिज से काफी दूर थे।
अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले उन्होंने कुछ समय तक उड़ान भरी। इस महाद्वीप का नाम असंख्य देवताओं की पर्वतमाला के नाम पर रखा गया था। यद्यपि यहाँ छोटे छोटे संप्रदाय थे, लेकिन असंख्य देवताओं की पर्वतमाला के सामने वे फीके पड़ जाते थे। मायरियाड गॉडरिज वास्तव में एक शक्तिशाली महापंथ था। अनगिनत सहायक संगठन मायरियाड गॉडरिज पर निर्भर थे। स्नेक गर्ल द्वारा मायरियाड गॉडरिज को एक विशाल देश के रूप में वर्णित करना किसी भी प्रकार से अतिशयोक्ति नहीं थी। ये यून और स्नेक गर्ल की उड़ान के दौरान उन्होंने कई हलचल भरे शहर और कस्बे देखे। हालांकि वे मायरियाड गॉडरिज के मुख्य क्षेत्र नहीं थे। कुछ ही देर में उनके सामने एक विशाल और भव्य पर्वत श्रृंखला प्रकट हुई। इसकी चोटी बादलों को चीरती हुई सीधी ऊपर उठी हुई थी और देखने में बेहद खूबसूरत लग रही थी। और पर्वत की तलहटी में एक विशाल शहर बसा हुआ था। इसका क्षेत्रफल लगभग 500 किलोमीटर था और इसकी आबादी करोड़ों में थी। यह असंख्य देव पर्वतमाला है। ये यून ने शहर को देखा और पाया कि यह भव्य और विशाल है। साथ ही सरनी संरचनाओं के कारण उतार चढ़ाव भी हो रहे थे। मायरियाड गॉडरिज में अधिक ऊंचाई पर उड़ना मना था, इसलिए ये यून और स्नेक गर्ल शहर के द्वार पर उतरे। प्रवेश के लिए 2 निम्न श्रेणी की स्पिरिट जेट की आवश्यकता है, द्वार के रक्षक ने कहा। ये यून ने स्नेक गर्ल की ओर एक नजर डाली, जिससे उसका चेहरा उतर गया और उसने असहाय होकर अपनी अंतरस्थानिक अंगूठी से 2 निम्न श्रेणी के स्पिरिट जेट निकाले। ये यून को लूटने की कोशिश करना निश्चित रूप से उसकी सबसे दुर्भाग्यपूर्ण गलती साबित हुई। इसका अंत केवल उसके कंगाल हो जाने पर ही हुआ। बूढ़े नाग की शिष्या होने के नाते क्या आपके पास उसे जल्द से जल्द ढूंढने का कोई तरीका है? ये यून ने नाग कन्या से पूछा। शहर बहुत विशाल था और वहां अत्यधिक भीड़ थी। मायरियाड गॉडरिज भी बेहद भव्य था और अनगिनत योद्धाओं से भरा हुआ था, इसलिए ये यून के लिए भूसे के ढेर में सुई ढूंढना असंभव था। स्नेक गर्ल ने आह भरी और अपना हाथ पलटा। उसकी आस्तीन से एक छोटा सा सांप रेंगता हुआ बाहर निकला। चलिए इस छोटे से उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि यह उपकरण केवल 10,000 फीट की दूरी तक ही गंध का पता लगा सकता है। इससे अधिक दूरी पर यह काम नहीं करेगा, स्नेक गर्ल ने समझाया। चलो पहले एक बार कोशिश करके देखते हैं। ये यून ने स्नेक गर्ल की तरफ देखा। वैसे हम इस मायरियाड गॉडरिज में कैसे प्रवेश करेंगे? मायरियाड गॉडरिज का असली केंद्र आध्यात्मिक पर्वतों में था। ये यून ने अनुमान लगाया कि उन्हें ओल्ड स्नेक को खोजने के लिए वहीं जाना होगा। बस प्रवेश परीक्षा पास कर लो। ये कुछ दिनों में एक बार होती है क्योंकि मायरियाड गॉडरिज में प्रवेश की बहुत मांग है। हालांकि ज्यादातर लोग पहले चरण में भी असफल हो जाते हैं। स्नेक गर्ल ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा। स्पष्ट रूप से वह उन लोगों से नफरत करती थी जो मायरियाड गॉडरिज की लोकप्रियता के कारण उसमें प्रवेश करने का प्रयास करते थे। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मायरियाड गॉडरिज की परीक्षा आसानी से पास कर सकते हो? तो चलो एक बार कोशिश करके देखते हैं। ये यून को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि बूढ़ा सांप अपना दिन मायरियाड गॉडरिज में क्यों बिता रहा था, यहाँ तक कि छोटे मोटे काम भी कर रहा था। हालांकि चूंकि उसका परिचय हुआन चेनिक्सू ने कराया था, इसलिए यह बहुत कम संभावना थी कि बूढ़ा सांप बेकार हो। शायद ज्ञानी लोगों के अपने अपने तरीके होते हैं। एक महाजातीय संप्रदाय होने के नाते मायरियाड गॉडरिज प्रत्येक परीक्षा के लिए बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करता था। ये यून और स्नेक गर्ल मायरियाड गॉडरिज के प्रवेश परीक्षा पंजीकरण स्थल की ओर चल पड़े और अपने सामने मौजूद भीड़ को देखकर दंग रह गए। वहां बहुत सारे लोग थे। कुछ दिनों में एक बार परीक्षण होने के बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग पंजीकरण करा रहे थे। ये यून ने टेलीपोर्टेशन एरे पर उनके ठीक पीछे आए लोगों के बारे में सोचा। उनमें से कई लोग शायद मायरियाड गॉडरिज की परीक्षा के लिए यहाँ जल्दी में आ रहे थे। इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए स्नेक गर्ल की यह बात अतिशयोक्ति नहीं लग रही थी कि असीम अध्याय के शिष्य परीक्षा में असफल रहे। मायरियाड गॉडरिज निश्चित रूप से उम्मीदवारों के एक छोटे से हिस्से का ही चयन करेगा, अन्यथा प्रवेश द्वार लोगों की भारी भीड़ से भर जाएगा। वे लोगों के समूह के साथ खड़े होकर इंतजार करने लगे और उसी क्षण एक अधेड़ उम्र का आदमी अंदर से बाहर निकला। ये स्टीवर्ड लुओ हैं। अरे चुप रहो, ऐसा लगता है कि आज की योग्यता परीक्षा का संचालन स्टीवर्ड लुओ करेंगे। जब ये यून ने ये चर्चा सुनी तो ये स्पष्ट हो गया कि ये लोग मायरियाड गॉडरिज से बहुत अच्छी तरह परिचित थे। वे एक प्रबंधक का नाम भी जानते थे। ऐसा लगता है कि आप सभी मायरियाड गॉडरिज को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। ये यून ने पूछा। वहां मौजूद लोगों ने उधर देखा तो पाया कि एक युवक और उसके ही उम्र की एक लड़की ने ये बात कही थी। युवक के कपड़ों से, जो स्पष्ट रूप से किसी विदेशी के थे, और लड़की के ग्रामीण वेशभूषा से वे तुरंत समझ गए कि क्या हो रहा है। वे किसी दूरदराज के स्थान से परीक्षा कराने के लिए यहाँ आए होंगे, इसलिए उन्हें कुछ भी पता नहीं था। हे आपको शायद पता नहीं होगा, यहाँ मौजूद कई लोगों ने इस परीक्षा में कई बार भाग लिया है। हम में से कुछ लोगों ने लगभग 7 बार भाग लिया है और हम मायरियाड गॉडरिज के लगभग सभी परीक्षकों को जानते हैं। आलीशान पोशाक पहने एक विद्वान दिखने वाले व्यक्ति ने पंखा फड़फड़ाते हुए आत्मसंतुष्टि से कहा। स्नेक गर्ल ने आंखें घुमाई। तो वे बेकार थे, लेकिन इसमें घमंड करने जैसी क्या बात थी? अध्याय 1234। आपका लूटपाट का धंधा खूब चल रहा है। अनुवादक सीकेटेलन, संपादक सीकेटेलन। उस विद्वान व्यक्ति को अपनी बड़ाई करते देख ही उनको चबाक रह गया। आखिर 7 बार परीक्षा दे चुके ये लोग दोबारा परीक्षा देने के योग्य क्यों थे? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि परीक्षा में इतने सारे उम्मीदवार शामिल थे। कई लोग जो पहली बार असफल हुए वे दोबारा परीक्षा देने आते। लेकिन क्या ये मानव संसाधन की बर्बादी नहीं थी? ये यून के दृष्टिकोण से मायरियाड गॉडरिज की परीक्षा बहुत कठिन रही होगी। शायद चयन के कई दौर हुए होंगे। जो लोग असफल हुए वे अपेक्षित मानकों पर खरे नहीं उतरे, इसलिए चाहे वे कितनी भी बार प्रयास करें, उनका प्रयास व्यर्थ था। लेकिन जल्द ही ये यून समझ गया कि मायरियाड गॉडरिज को योद्धाओं को बार बार परीक्षा में भाग लेने देने में कोई आपत्ति क्यों नहीं थी। पंजीकरण कराने वाले प्रत्येक व्यक्ति को परीक्षा टोकन के लिए 10 स्पिरिट जेट का पंजीकरण शुल्क देना पड़ता था।
चूंकि प्रतिभागियों की संख्या बहुत अधिक थी, इसलिए लगभग 7 से 8 हजार पंजीकरण टोकन वितरित किए जाते थे। उसके अनुमान के अनुसार इसका मतलब था कि आयोजित प्रत्येक परीक्षा से मायरीड गॉडरिच को 70 से 80 हजार स्पिरिट जेड की आय होती थी। ये जानकर ये उनको चबाक रह गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि वे इतनी लगन से परीक्षाएं आयोजित करते थे। स्पिरिट जेड की भरपूर मात्रा अर्जित की जा सकती थी, तो क्यों न की जाए। ये केवल उन लोगों के लिए बुरा था जो लक्ष्य से बहुत दूर थे, लेकिन फिर भी मायरीड गॉडरिच में प्रवेश करने का सपना देखते रहे। अगर वे स्वयं सच्चाई नहीं देख पा रहे थे तो इसके लिए और किसे दोषी ठहराया जाए। ये लाइन तो वाकई बहुत लंबी है। उद्धरण चिन्ह। कई पंजीकरण केंद्र होने के बावजूद 10,000 लोगों की कतार कछुए की गति से आगे बढ़ रही थी। पंजीकरण कराने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने विवरण के साथ एक फॉर्म भरना आवश्यक था, इसलिए ये उनने अनुमान लगाया कि उसकी बारी आने में एक दिन लग जाएगा। योद्धाओं में असाधारण धैर्य होता था, लेकिन ये उनमें यह बात नहीं थी, खासकर इसलिए क्योंकि वह इस मामले को ज्यादा महत्व नहीं देता था। उसे मायरीड गॉडरिच में शामिल होने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, उसकी रुचि तो सिर्फ ओल्ड स्नेक को ढूंढने में थी। अरे क्या आपको पंजीकरण टोकन और विवरण प्रपत्र की आवश्यकता है? ये सिर्फ 100 स्पिरिट जेड है, कतार में लगने की कोई जरूरत नहीं है। शोरगुल भरे वातावरण के बीच ये युन ने एक आवाज सुनी। जब उसने गौर से देखा तो भीड़ में कुछ संदिग्ध लोग घूम घूम कर पंजीकरण टोकन बेच रहे थे। जब ये युन ने ये देखा तो उसे हंसी आ गई। क्या ये लोग टिकट ब्लैक करने वाले नहीं थे? अपने पिछले जीवन में रेलवे स्टेशनों या लोकप्रिय संगीत समारोहों के टिकट बिक्री बूथों पर हमेशा ऐसे दलाल मौजूद रहते थे जो विभिन्न तरीकों से प्राप्त टिकटों को ऊंची कीमत पर बेचते थे। ऐसा प्रतीत होता था कि ये दुनिया भी इसका अपवाद नहीं थी। क्या मुझे भी ब्लैक मार्केट से टिकट खरीदना चाहिए? छूट और मुफ्त शिपिंग के साथ बेहतरीन डील पाएं। एली एक्सप्रेस से खरीदें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। ये यून इस मामले पर विचार कर ही रहा था कि उसने देखा कि नागकन्या उसे सतर्कता से देख रही है। वह युवती कभी कभी थोड़ी नासमझ लगती थी, लेकिन जब बात पैसों की आती तो वह एकदम चौकस हो जाती थी। उसे अपने पैसों के पस पर आने वाले किसी भी खतरे के प्रति स्वाभाविक संवेदनशीलता थी। ये यून ने एक बार सूखी खांसी की और बोलने ही वाली थी कि उसे खांसी आ गई, लेकिन उसी क्षण ये यून ने अचानक एक बूढ़े व्यक्ति को जोर जोर से चिल्लाते हुए सुना, पंजीकरण टोकन के लिए शानदार ऑफर, केवल 98 दोस्तों, अगर आप इसे नहीं खरीद पाए तो आपको नुकसान होगा और अगर आप इसे नहीं खरीदेंगे तो आपके साथ धोखा होगा। तुरंत पैसे का लेन देन करें और टोकन आपका हो जाएगा। जब ये यून ने चीख सुनी तो उसका दम घुटने लगा। यहाँ तक कि पंजीकरण टोकन बेचने वाले अन्य दलाल भी चुपकर और चुपके से परीक्षार्थियों से पूछते थे कि क्या उन्हें टोकन चाहिए। कोई भी उस बूढ़े आदमी जैसा नहीं था जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे लाउडस्पीकर की जरूरत हो। ये यून ने पलटकर देखा तो सचमुच उसने मायरीड गॉडरिच के कुछ सुपरवाइजरों को बेहद गुस्से वाले भावों के साथ देखा। हालांकि स्पिरिट जेड हासिल करना भर्ती परीक्षा आयोजित करने का एक लक्ष्य था, लेकिन यह एक गुप्त लक्ष्य था। ऊपरी तौर पर वे इसे मायरीड गॉडरिच के लिए शिष्यों के चयन की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में कर रहे थे। यह एक बेहद गंभीर अवसर था। उस बूढ़े व्यक्ति के इस तरह चिल्लाने से माहौल किसी बाजार जैसा हो गया था। जैसे ही यून इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या उसे दलाल से बातचीत करने की कोशिश करनी चाहिए या उन्हें पंजीकरण टोकन खरीदने के लिए 98 स्पिरिट जेड खर्च करने चाहिए, उसने देखा कि स्नैक गर्ल का चेहरा थोड़ा अजीब था। क्या हुआ? वो बूढ़ा आदमी जो रजिस्ट्रेशन टोकन के शानदार ऑफर के बारे में चिल्ला रहा है, वो मेरा मालिक है। बूढ़ा सांप, स्नैक गर्ल ने शर्मिंदा होकर कहा। अपने स्वामी के इस कृत्य से वह पूरी तरह स्तब्ध रह गई। इतने वर्षों के अलगाव के बाद उसने कभी इस तरह उनसे दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं की थी। क्या वह ओल्ड स्नैक है? ये यून ने अपनी आंखें झपकाईं। हालांकि उसने अनुमान लगाया था कि विशेषज्ञ दूसरों से कुछ अलग होगा, लेकिन वर्तमान स्थिति ने उसे थोड़ा अचंभित कर दिया। चूंकि उसे ओल्ड स्नैक मिल गया था, इसलिए उसे मायरीड गॉडरिच की भर्ती परीक्षा में भाग लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। एक विचार मन में लिए वह ओल्ड स्नैक की ओर चल पड़ा। 98 स्पिरिट जेड, रजिस्ट्रेशन टोकन की भारी छूट। बूढ़ा सांप पूरी ताकत से चिल्ला रहा था, तभी अचानक उसने ये यून को आते देखा। उसका बूढ़ा चेहरा तुरंत एक चौड़ी मुस्कान से खिल उठा। वह सचमुच वेश्यालय के दलाल जैसा लग रहा था। क्या कहते हो नौजवान, क्या तुम पंजीकरण टोकन खरीदना चाहते हो? मेरा ये पंजीकरण टोकन खरीदने के बाद मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि यह तुम्हारे लिए एक सुनहरा अवसर साबित होगा, जिससे तुम्हारी तरक्की बहुत तेजी से होगी। तुम एक दशक के भीतर संप्रदाय में प्रवेश करोगे, एक सदी में संरक्षक बनोगे और एक सहस्राब्दी में एल्डर बनोगे। उस बारे में ये सुनकर ये यून को लगा जैसे उसके सिर पर काले बादल मंडरा रहे हों। वरिष्ठ, मैं यहाँ पंजीकरण टोकन खरीदने नहीं आया हूँ। मेरे एक मित्र ने मुझे आपसे मिलने के लिए कहा था। दोस्त? कौन सा दोस्त? जब बूढ़े व्यक्ति ने सुना कि ये यून टोकन खरीदने के लिए वहां नहीं आई है, तो उसने तुरंत अपने चेहरे से मुस्कान मिटा दी। वरिष्ठ, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? ये यून ने मुट्ठी बांधते हुए कहा। हालांकि उसके सामने खड़ा बूढ़ा सांप थोड़ा अनोखा था, फिर भी उसने उसे अपेक्षित सम्मान दिया। चाहे कुछ भी हो, हुआन चेनिक्सु द्वारा परिचय कराए गए व्यक्ति में कुछ न कुछ खास बात तो जरूर होती है। आप यहाँ जो चाहे कह सकते हैं, मेरे काम में दखल न दें। अभी इसी वक्त रजिस्ट्रेशन टोकन बेचने का सबसे अच्छा समय है। वैसे बात करें तो है ना। जब बूढ़े आदमी ने भीड़ में नागिन लड़की को देखा तो वह तुरंत आंखें फाड़कर घूरने लगा। अरे लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बूढ़े आदमी ने बोलते हुए यून को पीछे छोड़ दिया और नागकन्या की ओर चल पड़ा। बच्ची, हमें मिले हुए कई साल हो गए। तुम्हारी साधना शक्ति बढ़ गई है। कैसा चल रहा है?
पिछले 2 सालों में तुम्हारा लूटपाट का धंधा अच्छा चल रहा है। शायद अब तुम्हारे पास कुछ अतिरिक्त पैसे हैं और तुम अपने स्वामी को शराब के लिए पैसे देने आए हो, मानो माता पिता के प्रति श्रद्धा व्यक्त कर रही हो। बूढ़े सांप की आवाज स्वभाव से ही तेज थी। उसके जानबूझकर अपनी आवाज न छुपाने के कारण वहां मौजूद कई योद्धाओं ने तुरंत सांप लड़की की ओर देखा। इस प्रकार वह बूढ़ा व्यक्ति उस युवती का स्वामी था। उस क्षण नागकन्या को जमीन में बिल खोदने की तीव्र इच्छा हुई। जब उसने पहली बार उस बूढ़े व्यक्ति को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुई। आखिरकार उसने उस बूढ़े व्यक्ति को वर्षों से नहीं देखा था। हालांकि उसमें कई कमियां थीं, लेकिन उसने ही उसका पालन पोषण किया था और उसे बहुत कुछ सिखाया था। हालांकि यह पारिवारिक स्नेह 3 सेकंड से भी कम समय तक ही टिका रहा। नागिन लड़की चाहती थी कि वह उस बूढ़े आदमी को लात मारकर दूर भगा दे और कहे कि वह उसे जानती ही नहीं है। यह बेहद शर्मनाक था। हालांकि मैं चोरी का धंधा करता हूं, क्या तुम इसके बारे में शोर नहीं मचाओगे? ये बात सबके सामने थी कि गुरु अवैध व्यापार से मुनाफा कमाने वाला दलाल था, जबकि शिष्य एक मामूली चोर था जो चोरी करता था। गुरु शिष्य की यह जोड़ी वाकई अनोखी थी। सचमुच कुछ लोग हंसे बिना नहीं रह सके। शानदार कपड़े पहने वह युवक, जिसने मायरीड गॉडरिच की परीक्षा में 7 बार भाग लिया था, स्नेगल को चिढ़ाने वाले भाव से देख रहा था। उसने काला बाजार में टोकन खरीदने की योजना बनाई थी, लेकिन अब कतार में एक दिलचस्प घटनाक्रम होने के कारण उसे कोई जल्दी नहीं थी। वह कतार में खड़ा रहना जारी रख सकता था। बूढ़े आदमी, धिक्कार है तुम पर। मेरे पास खेती के लिए बस उतना ही पैसा है जितना जरूरी है। तुम्हारे लिए मेरे पास फालतू पैसे कैसे बच सकते हैं जिन्हें तुम फिजूल खर्ची में उड़ाते रहो? ये सुनकर नागकन्या क्रोधित हो उठी। वह बूढ़ा व्यक्ति दुराचार करने पर तुला हुआ था। हालांकि बच्चे का पालन पोषण एक थका देने वाला काम था, फिर भी उसने किशोरावस्था में ही दुराचार में लिप्त होना शुरू कर दिया था। उसने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया था। इन सभी वर्षों में उसकी साधना कठिन रही। उसके पास कभी भी वह सब कुछ नहीं था जिसकी उसे आवश्यकता थी, और उसे इसे अर्जित करने के लिए केवल स्वयं पर ही निर्भर रहना पड़ता था। अध्याय 1235 अभेद्य। अनुवादक सीकेटेलिन, संपादक सीकेटेलिन। उस बूढ़े आदमी ने नागकन्या के तीखे भाषण पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी चमड़ी शहर की दीवारों से भी अधिक मोटी थी और उसे लोगों की अजीब निगाहों का भी एहसास नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? कहावत है ना, जो शिक्षक एक दिन पढ़ाता है उसे जीवन भर पिता समान मानना चाहिए। मैंने तुम्हें जीविका कमाने के सारे तरीके सिखा दिए और अब जब मैं बूढ़ा हो गया हूं तो मेरे लिए सेवानिवृत्ति का आनंद लेने का समय आ गया है। मुझे ही देख लो, इस उम्र में भी मैं सुबह जल्दी उठता हूं और देर रात तक थोड़ा बहुत काम करने के लिए वापस जाता हूं। ये कितना थका देने वाला जीवन है। जब उस बूढ़े ने ये कहा तो आसपास खड़े योद्धाओं की आंखें फटी रह गईं। उन्होंने पहले भी निर्लज लोग देखे थे, लेकिन इतना निर्लज कभी नहीं देखा था। उसने तो यहां तक कह दिया कि लूटपाट करना उसकी जीविका का साधन है। हालांकि योद्धाओं की दुनिया ऐसी थी जिसमें योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत लागू होता था और लूटपाट कोई दुर्लभ घटना नहीं थी, लेकिन इसके बारे में इतने न्यायसंगत तरीके से बात करना डाकुओं को भी थोड़ा शर्मिंदा कर देगा। जब ये यून ने देखा कि दोनों फिर से हंसी मजाक करने वाले हैं तो उसने जल्दी से उन्हें रोका। वरिष्ठ, अगर आपके पास शराब के लिए पैसे नहीं हैं तो मेरे पास अपने साधन हैं। मैं आपके लिए पैसे कमा सकता हूं, लेकिन पहले मुझे आपसे कुछ पूछना है। वरिष्ठ, क्या आप मुझे कुछ समय अकेले में बात करने के लिए दे सकते हैं? ये यून हुआन चेनिक्सू का पत्र निकालना चाहती थी, लेकिन इतने सारे लोगों की निगाहों के बीच इसे सार्वजनिक रूप से निकालना उचित नहीं लगा। ओल्ड स्नैक ने पहले तो ये यून को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन जब उसने सुना कि इसमें पैसा कमाया जा सकता है तो उसकी नन्ही आंखें चमक उठी। उसने ये यून की ओर मुड़कर देखा। लड़के, तुम में बहुत अक्ल है। कैसा रहेगा, क्या तुम मेरे शिष्य बनना चाहोगे? मेरे शिष्य बनने के लाभ लगभग अनंत हैं। मायरीड गॉडरिच में बस मेरा नाम लो और कोई तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। बूढ़े सांप ने यह बात गंभीरता और धैर्य से कही, लेकिन उनके आसपास के लोग पहले से ही हंसी से लोटपोट हो रहे थे। ये यून थोड़ा अचंभित रह गया। उसने पहले अनुमान लगाया था कि हुआन चेनिक्सू ने उसे बूढ़े सांप से मिलने और उसका शिष्य बनने का निर्देश दिया था। उसे पहले से ही आभास था कि बूढ़े सांप का व्यक्तित्व कुछ अनोखा है और उसका शिष्य बनना मुश्किल होगा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि बूढ़ा सांप खुद आगे बढ़कर गुरु बनने की पेशकश करेगा। क्या ऐसा गुरु बेकार नहीं होता? एक गुरु के रूप में उसकी गरिमा कहाँ थी? हालांकि यह बात अविश्वसनीय लग रही थी, ये यून ने इस पर विचार किया। चूंकि बूढ़े सांप ने पहले ही ऐसा कह दिया था तो बेहतर यही था कि वह भी उनकी बात मान ले और इस गुरु को स्वीकार कर ले। आखिर इसमें कोई नुकसान तो था नहीं। लेकिन ठीक उसी क्षण स्नैकगल ने बूढ़े आदमी पर अपनी आंखें घुमाई और बड़बड़ाते हुए कहा, अभी तक मैंने टेलीपोर्टेशन एरे की फीस और शहर में प्रवेश शुल्क चुकाया है। 12 घटिया दर्जे के स्पिरिट ज़ैल। एक व्यापारिक सौदे से मुझे इतना भी नहीं मिलता। स्नैकगल नाराज थी, इसलिए उसने जानबूझकर ये यून को बेनकाब कर दिया। जब बूढ़े आदमी ने ये सुना तो उसने तुरंत ही यून को एक अलग नजर से देखा। पैसे नहीं है? अगर उसके पास पैसे नहीं है तो वह यहाँ एक अमीर नौजवान की तरह व्यवहार क्यों कर रहा है? उन्होंने तुरंत सूखी खांसी की और कहा, शिष्य के लिए मेरे मानदंड बहुत ऊंचे हैं। अधिकांश लोग मेरे शिष्य बनने के बारे में भूल जाएं। मैं इस पर कभी विचार नहीं करूंगा जब तक कि मुझे शिष्टाचार के रूप में 200 स्पिरिट ज़ैड उपहार में न मिले। जब उस बूढ़े आदमी ने ये कहा तो वहां मौजूद कुछ धनी नौजवानों ने तिरस्कारपूर्वक अपने पंखे फड़फड़ा दिए। 200 स्पिरिट ज़ैड को उच्च मानक माना जाता है। कितना अज्ञानी है। शानदार कपड़े पहने युवक ने हंसते हुए कहा, 200 स्पिरिट ज़ैड? हाँ, ये तो थोड़ा महंगा है। इससे तो हेवनली जॉय टैवन में एक बार का खाना भी मुश्किल से ही मिल पाएगा। जब उसने ये कहा तो हंसी और भी जोरदार हो गई। वे बूढ़े आदमी, नागिन औरत और ये यून का कॉमेडी शो देख रहे थे।
पहले तो उन्हें लगा कि बूढ़ा आदमी और नागिन एक अनोखे गुरु शिष्य की जोड़ी है, लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह युवक भी इतना नासमझ और अज्ञानी होगा। जाहिर है वह एक बूढ़ा धोखेबाज था जो खाने पीने के नाम पर ठगी करता था, फिर भी ये यून उसे वरिष्ठ कहकर संबोधित करता रहा और यहाँ तक कि सम्मान दिखाने की कोशिश भी करता रहा। देखकर तो यही लगता था कि कहीं वह दिमागी रूप से कमजोर तो नहीं है। उस पल ये यून के मन में गालियों की झड़ी लग गई। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि दूसरे उसे कैसे देखते हैं, उसे बस इस बात से परेशानी थी कि वह बूढ़ा आदमी इतना अजीब था। उसे तो ये भी शक होने लगा कि कहीं उसने गलत आदमी को तो नहीं पकड़ लिया। जिस असीम पर्वत को उसे खोजना था वह अब असीम पर्वत नहीं बल्कि असीम अध्याय बन चुका था। इसके अलावा बूढ़ा सांप नाम भी इतना दुर्लभ नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि इस पुराने धोखेबाज का नाम उस विशेषज्ञ से मिलता जुलता हो जिसे ये यून को खोजना था? उस समय ये यून को पत्र निकालना उचित नहीं लगा। ये यून का मानना था कि हुआन चेनिक्सू एक एकांतप्रिय परिवार से संबंध रखती है। उसे ये तो नहीं पता था कि उस परिवार का क्या उद्देश्य है, लेकिन वह निश्चित रूप से अजनबियों के सामने उनके अस्तित्व को उजागर नहीं कर सकता था। ये सोचते ही ये यून ने चुपके से बुजुर्ग के साधना स्तर का आकलन किया। सही तौर पर देखने पर वह बुजुर्ग व्यक्ति केवल दाव महल स्तर पर ही था। उसका आधार साधारण था और वह इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण था कि उसने अपनी ताकत से उस स्तर तक नहीं पहुंचा था। हालांकि ये यून के पास बैंगनी क्रिस्टल था। बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता था। उसने ऊर्जा दृष्टि को सक्रिय किया और बुजुर्ग की ओर देखा। जो उसने देखा उसे देखकर वह दंग रह गया। ऊर्जा दृष्टि में बुजुर्ग की साधना का स्तर पहले की तरह ही खराब था। हालांकि ये यून का ध्यान बुजुर्ग के शरीर में धुंधली धूसर रोशनी के एक धब्बे पर गया। ऊर्जा दृष्टि से भी ये यून उसे पहचान नहीं पाया। वह बूढ़ा व्यक्ति वास्तव में असाधारण था। ये यून को अब यकीन हो गया था कि उसे सही व्यक्ति मिल गया है। उसने आवाज के जरिए कहा, वरिष्ठ महोदय, सुश्री हुआन ने मुझे एक पत्र दिया है जो मुझे आपको सौंपना है। ये यून ने केवल उपनाम का उल्लेख किया। इस तरह हुआन चेनिक्सू के भेद खुलने की संभावना काफी कम हो गई। अगर वह बूढ़ा सांप होता तो उसे नाम पता होता। उसने बूढ़े सांप के चेहरे के भावों को ध्यान से देखा, इस उम्मीद में कि शायद उसमें कोई सूक्ष्म बदलाव आ जाए। हालांकि ये यून को यह उम्मीद नहीं थी कि बूढ़ा आदमी उसकी बात नहीं सुनेगा। दिन भर नागकन्या से हंसी मजाक करने के बाद उसे अचानक कुछ याद आया। उसने मुड़कर ये यून की ओर देखा और भावहीन होकर कहा, लड़के, क्या तुमने अभी मुझसे बात की थी? ये यून अवाक रह गई। वह बूढ़ा सचमुच अजेय था। मैं आपका एक पंजीकरण टोकन खरीदना चाहता हूँ। ये यून ने मन बना लिया था। वह उस बूढ़े व्यक्ति का अनुसरण करने के लिए दृढ़ संकल्पित था और चूंकि वह पहले ही मायरीड गॉडरिच तक पहुंच चुका था, इसलिए उसे केवल संप्रदाय में प्रवेश करना था। बूढ़े सांप ने ये यून की ओर आंखें घुमाई। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? उसी क्षण स्नेक गर्ल ने जल्दी से अपनी अंतरस्थानिक अनुभूति को दबा दिया। उसे डर था कि कहीं वह उसके पैसों के बारे में न सोच ले। वह अच्छी तरह जानती थी कि वह बूढ़ा आदमी ये यून को कोई छूट नहीं देगा। मेरे पास स्पिरिट जेड नहीं है, लेकिन इस फल के बारे में आपकी क्या राय है? ये यून ने एक लाल और मोटा फल निकाला। ये रसायन विद्या के लिए आवश्यक एक पूरक जड़ी बूटी थी। ये बहुत महंगा फल नहीं था, लेकिन शराब बनाने के लिए बहुत अच्छा था। इसी कारण इसकी हमेशा बहुत मांग रहती थी। यहाँ तक कि सिंथोल में भी ऐसे फल को लगभग 200 से 300 स्पिरिट जेड में बेचा जा सकता था। सचमुच फल को देखते ही बूढ़े सांप की आंखें चमक उठी। रेड ब्रूइंग फ्रूट, बढ़िया चीज है। अगर ऐसा है तो मैं इसे अनिच्छा से ही स्वीकार कर लूंगा। ये टोकन आपका है। बूढ़े सांप ने एक टोकन फेंक दिया। ये देखकर भीड़ ने अपना सिर हिलाया। युवक सचमुच मूर्ख था। उसने बूढ़े धोखेबाज से टोकन दोगुनी कीमत से भी ज्यादा में खरीदा था। उसे भारी नुकसान हो रहा था। हालांकि बूढ़े सांप में अभी भी कुछ ईमानदारी बाकी थी। उसने अपनी शिष्या से पैसे नहीं मांगे और नागिन लड़की को मुफ्त में पंजीकरण टोकन दे दिया। इसके साथ ही उनके पीछे खड़े धनी वारिसों को एहसास हो गया कि अब शोरगुल शांत हो गया है। वे पंजीकरण टोकन खरीदने के लिए दौड़ पड़े। देखते ही देखते ओल्ड स्नैक का कारोबार आश्चर्यजनक रूप से अच्छा चलने लगा। शुरुआत में उसके पास ज्यादा टोकन नहीं थे, इसलिए उसने उन सभी को बहुत जल्दी बेच दिया। ये यून कतार के आगे जाकर खड़ी हो गई। पंजीकरण बूथ आगे एक चौक में था। एक तरफ नकद भुगतान स्वीकार करने वाला पंजीकरण बूथ था और दूसरी तरफ एक सामान्य परीक्षण स्थल। टोकन प्राप्त करने के बाद तुरंत एक छोटी सी परीक्षा देनी पड़ती थी। इसका मतलब यह था कि टोकन हाथ में आने से पहले ही उसे मायरीड गॉडरिच को वापस करना पड़ता था। यह पैसों की पूरी तरह से बर्बादी थी। ये यून के पास पहले से ही एक टोकन था, इसलिए वह सीधे परीक्षण स्थल पर चला गया। अध्याय 1236 चमत्कारिक वस्तु। अनुवादक सीकेटेलिन, संपादक सीकेटेलिन। मायरीड गॉडरिच के प्रवेश परीक्षा स्थल पर चौक में एक पत्थर का प्रवेश द्वार बना हुआ था। इसमें 4 स्तंभ और 3 शिलाखंडों से बना एक पत्थर का दरवाजा था। इस प्रकार के प्रवेश द्वार आमतौर पर मानव जगत में शीर्ष विद्वानों या पवित्र और वीर महिलाओं के सम्मान में गांवों के सामने बनाए जाते थे। योद्धाओं की दुनिया में इस प्रकार का डिजाइन बहुत कम देखने को मिलता था। देखने में तो पत्थर का बना ये द्वार किसी भी तरह से खास नहीं था। चौक के बीचों बीच खड़ा ये द्वार थोड़ा अटपटा सा लग रहा था। लेकिन जब ये यून ने इस पत्थर के स्मारक को देखा तो उसकी भौहें थोड़ी तन गईं। उसे समझ आ गया कि इस द्वार के पीछे एक गुप्त दुनिया का रास्ता है। अगर वह पत्थर के द्वार के पीछे चक्कर लगाता तो वहां कुछ नहीं होता, लेकिन अगर वह द्वार के पत्थर के दरवाजे से होकर गुजरता तो वह उस गुप्त दुनिया में कदम रख सकता था। हालांकि पत्थर के दरवाजे के सामने एक प्रतिबंध लगा हुआ था। यदि कोई उस प्रतिबंध के नियमों को नहीं समझता तो अंदर प्रवेश करना असंभव था। उस समय ये यून समेत कुछ लोगों ने अपने पंजीकरण टोकन प्राप्त कर लिए थे और वे पत्थर के द्वार के सामने खड़े थे। वे असमंजस में परीक्षा की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि पत्थर का द्वार किस लिए है।
वरिष्ठ, यदि मुझे मायरीड गॉडरिच द्वारा भर्ती किया जाता है तो क्या आप मुझे आपको कुछ शराब पिलाने का सम्मान देंगे? ये यून पत्थर के द्वार के सामने खड़ा था और कुछ देर सोचने के बाद उसने बूढ़े सांप से कहा, बुजुर्ग शायद शराब का प्रस्ताव ठुकराएगा नहीं। ये सुनकर ओल्ड स्नैक सचमुच मुस्कुरा उठा। ये तो बढ़िया बात है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, मैं शराब के मामले में बहुत नखरे वाला हूँ और मुझे आम किस्म की शराब बिल्कुल पसंद नहीं है। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें, छूट और मुफ्त शिपिंग के साथ बेहतरीन डील पाएं। एली एक्सप्रेस से खरीदें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। जैसे ही बूढ़े सांप ने बोलना शुरू किया, उसने शराब से भरा एक लौकी का बर्तन निकाला। उसने जानबूझकर उसे हिलाया और उसमें से शराब के छलकने की आवाज आई। इसके बाद उसने बर्तन का ढक्कन खोला और बड़े चाव से एक घूंट पी लिया। जब आसपास के लोगों ने उनकी बातचीत सुनी तो वे अवाक रह गए। ये कैसा व्यक्ति था? उसकी आवाज में ऐसा क्यों लग रहा था मानो मायरीड गॉडरिच कोई चाय की दुकान हो जहां वह जब चाहे जा सकता हो। इस तरह का व्यवहार किसी पागल बूढ़े आदमी से तो अपेक्षित हो सकता था, लेकिन वह युवक भी उतना ही मंदबुद्धि था। ये यून ने स्वाभाविक रूप से अपने आसपास के लोगों को नजरअंदाज कर दिया। पत्थर के दरवाजे को देखते हुए उसने व्यंग्य किया। परीक्षार्थी शोर मचा रहे थे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि 3 पुरुष और एक महिला पत्थर के द्वार के पीछे खड़े होकर उन्हें बेपरवाही से देख रहे थे। उन्होंने बैंगनी रंग के वस्त्र पहने थे और उनकी छाती पर विभिन्न ईश्वर शब्द कढ़ाई किए हुए थे। ये यून समझ गया कि देखने में भले ही बैंगनी वस्त्र मुलायम लग रहे थे, लेकिन वास्तव में वे उच्च कोटि के रक्षात्मक वस्त्र थे। यहाँ तक कि कढ़ाई किए गए विभिन्न ईश्वर शब्द भी गहरे समुद्र से प्राप्त भारी सोने से सिले गए थे। गहरे समुद्र की ऐसी धातु से प्राप्त सोने का चूर्ण दाव पैटर्न लिखने के लिए उत्तम था। यद्यपि विभिन्न ईश्वर शब्द पाठ की तरह दिखते थे, वे वास्तव में स्वयं में एक दाव पैटर्न थे। उनमें ऐसे नियम अंकित थे जो मामूली नहीं थे। निस्संदेह उन तीनों पुरुषों और महिला का मायरीड गॉडरिच में काफी प्रतिष्ठित स्थान रहा होगा। उस क्षण वे चारों उस गुप्त स्थान में खड़े थे और पत्थर के द्वार की बाधाओं के कारण उन्हें कोई नहीं देख सकता था। उनके भावहीन चेहरों के बीच अभिमान की झलक साफ झलक रही थी। घनी भौहों वाले एक व्यक्ति ने ही यून की ओर देखा, क्योंकि उसने सुना था कि यून ने मायरीड गॉडरिच में प्रवेश करने के बाद ओल्ड स्नैक को शराब पिलाने की पेशकश की थी। इससे वह व्यक्ति नाराज हो गया था। वरिष्ठ भाई जी, देखिए कि हमारे मायरीड गॉडरिच में शिष्य बनने के लिए किस तरह के लोग आ रहे हैं। हर बार हम देखते हैं कि कुछ निकम्मे लोग आकर इस शोर शराबे में शामिल हो जाते हैं। उनकी बातें सुनिए, वह तो मुझसे भी ज्यादा आश्वस्त है कि वह इस संप्रदाय में शामिल हो जाएगा। उन्हें लगता है कि मायरीड गॉडरिच किसी को भी स्वीकार कर लेगा। घनी भौहों वाले आदमी की बड़बड़ाहट सुनकर महिला ने सिर हिलाया और कहा, भर्ती परीक्षा हर 3 दिन में एक बार होती है और हर बार 10,000 लोग इसमें शामिल होते हैं। जिन लोगों को भर्ती करना चाहिए था, उनमें से अधिकतर को भर्ती कर लिया गया है। इसलिए ये स्वाभाविक है कि हमारे पास केवल निकम्मे लोग ही बचे हैं। ऐसी परिस्थितियां होना स्वाभाविक है। महिला की बात सुनकर घनी भौहों वाले उस आदमी ने हैरानी से पूछा, वरिष्ठ बहनजिन, मुझे ये बात कभी समझ नहीं आई। हमारा मायरीड गॉडरिच शांत सागर क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ प्रमुख संप्रदायों में से एक है, लेकिन क्या भर्ती परीक्षा बहुत बार नहीं आयोजित की जा रही है? क्या हम सचमुच ये सब केवल भर्ती शुल्क के रूप में मिलने वाले हजारों स्पिरिट जेड के लिए कर रहे हैं? क्लियर लूना द्वीप की महिलाएं हमारे बारे में यही कहती हैं। उनकी शक्ति शायद हमारे मायरीड गॉडरिच के बराबर न हो, लेकिन वे शिष्य भर्ती हर 2 साल में एक बार ही करती हैं। इसके अलावा उनकी चयन प्रक्रिया अत्यंत कठोर होती है, जिसमें केवल प्रतिभाशाली लोगों को ही लिया जाता है। वे हमारी भर्ती परीक्षा को साधारण लोगों का जमावड़ा कहती हैं। महिला कुछ समझाना चाहती थी, लेकिन बोलते बोलते रुक गई। उसी क्षण जिसे सीनियर ब्रदर जी कहकर संबोधित किया गया था, उसने बोलना शुरू किया। उसने कहा, जूनियर सिस्टर जिन, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ दिनों में जूनियर ब्रदर सोन एल्डर ताइकिंग के शिष्य बन जाएंगे। एक तरह से वे उनके निजी शिष्य भी बन जाएंगे। ये बातें अब निजी शिष्यों के बीच गुप्त नहीं रहेंगी, इसलिए उन्हें बताने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, महिला ने सिर हिलाया और घनी भौहों वाले आदमी की ओर देखा। उसने कहा, हमारे मायरीड गॉडरिच में एक चमत्कारी वस्तु है। इसकी उत्पत्ति का रहस्य मायरीड गॉडरिच के बुजुर्गों को भी नहीं पता। ऐसा लगता है कि यह अपने भीतर एक दुनिया को समाहित कर लेती है और उस दुनिया में अनमोल खजाने हैं। और यह चमत्कारी वस्तु केवल कुछ भाग्यशाली लोगों को ही पहचानती है। इस भाग्य का निर्धारण करना भी कठिन है। कोई सोच सकता है कि उच्च प्रतिभा वाले लोग इस भाग्य के सबसे पहले शिकार होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। दशकों पहले एक युवक था जिसकी प्रतिभा साधारण थी और उसकी नियम विज्ञान संबंधी अंतर्दृष्टि असाधारण थी। वह वस्तु को हिलाने और उसमें से कुछ निकालने में कामयाब रहा। उस चीज को कुलपति ने बहुत महत्व दिया और परिणामस्वरूप वह युवक उनका मुख्य शिष्य बन गया। कुलपति, प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये शब्द सुनते ही बोलने वाले छोटे भाई सॉन की आंखें चौड़ी हो गईं। मायरीड गॉडरिच के कुलपति के बारे में बहुत कम ही सुना जाता था, उन्हें देखना तो और भी मुश्किल था। सैकड़ों हजारों वर्षों तक उनसे कोई खबर न मिलना आम बात थी और यह भी अज्ञात था कि वे एकांतवास में थे या विश्व भ्रमण पर। शांत सागर में असंख्य देवताओं के कुलपिता से सभी भयभीत रहते थे। उनका जन्म शांत सागर में नहीं हुआ था, बल्कि वे सिंखोल की गहराइयों से आए थे। असंख्य देवताओं की पर्वतमाला के लिए वे एक देवता समान थे। जूनियर ब्रदर सॉन्ग जैसे लोगों के लिए संप्रदाय के गुरु से मिलना भी दुर्लभ था, इसलिए कुलपति तो ऐसे व्यक्ति थे जिन पर वे नजर भी नहीं डाल सकते थे। अब जब उसे कुलपति के बारे में कुछ जानकारी मिल गई थी, तो जूनियर ब्रदर सॉन्ग बेहद उत्साहित महसूस कर रहा था। इसलिए उस परंपरा को ध्यान में रखते हुए और संप्रदाय के गुरु के निर्देशों के अनुसार हम इतने वर्षों से भाग्यवान लोगों की खोज कर रहे हैं। हालांकि किसी व्यक्ति के भाग्य की मात्रा भी भिन्न हो सकती है।
महान भाग्यवान व्यक्ति मिलना बहुत दुर्लभ है। आप इन उम्मीदवारों को शायद साधारण समझें, लेकिन क्या पता उनमें से कोई भाग्यवान व्यक्ति हो। सीनियर सिस्टर जिन की व्याख्या सुनकर जूनियर ब्रदर सॉन्ग उत्साह से भर उठा। मायरीड गॉडरिच की जड़ें वाकई गहरी थीं। इसके अलावा उसे कुलपति के बारे में भी खबर मिली थी। जब तक कुलपति जीवित थे, मायरीड गॉडरिच शांत सागर का स्वामी बना रहेगा। अगर वह कुलपति का निजी शिष्य बन सके तो कितना अच्छा होगा। यह विचार छोटे भाई सोन के मन में कौन था, लेकिन ऐसी अतिशयोक्तिपूर्ण आशा केवल उसकी कल्पना मात्र थी। ठीक है, इन सब बातों पर चर्चा करना बंद करो, तुम्हें बस अपना काम करना है। चलो भर्ती परीक्षा शुरू करते हैं। उसी क्षण बैंगनी वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आवाज सुनाई दी, जो जेबनुमा दुनिया की गहरी गहराइयों से बाहर निकला। उसका शरीर दुबला पतला था और उसके शरीर से तलवार जैसी आभा निकल रही थी। उसके पीछे एक धुंधली सी छाया थी जो अराजकता के शून्य जैसी प्रतीत हो रही थी। उस पर एक नजर भी पड़ते ही ऐसा लगता था मानो दृष्टि उसमें खींची जा रही हो। अध्याय 1237 ड्रैगन कड़ाही का आरोहण। अनुवादक सीकेटेलन, संपादक सीकेटेलन। जैसे ही अधेड़ उम्र का वह व्यक्ति प्रकट हुआ, जेबनुमा दुनिया में मौजूद तीनों पुरुषों और महिला ने आदरपूर्वक उसका अभिवादन किया। मार्शल अनकलमो, मार्शल अनकलमो। मायरीड गॉडरिच की परीक्षाएं अक्सर आयोजित की जाती थी, इसलिए व्यक्तिगत शिष्यों द्वारा इसकी अध्यक्षता करना पर्याप्त था। लेकिन यदि संप्रदाय की दिव्य वस्तु को बाहर निकाला जाना होता था, तो वरिष्ठ स्तर के एक विशेषज्ञ की आवश्यकता होती थी। जब अधेड़ उम्र का व्यक्ति प्रकट हुआ, तो यी युन ने समुद्र के समान विशाल आभा का अनुभव किया। उसने तुरंत अपनी दृष्टि वापस ले ली। ओह, मो शानकिंग ने ऊपर देखा, मानो उसे कुछ महसूस हो रहा हो। मालिक जी, क्या बात है? कुछ नहीं, मो शानकिंग ने सिर हिलाया। हो सकता है कोई बूढ़ा आदमी हमारे मायरीड गॉडरिच के परीक्षण में दिलचस्पी रखता हो, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे मायरीड गॉडरिच की दिव्य वस्तु पर लालच करने का कोई फायदा नहीं है। मो शानकिंग को इस बात की परवाह नहीं थी कि वहां कौन मौजूद है। हालांकि उनकी अध्यक्षता में आयोजित परीक्षा में संप्रदाय की दिव्य वस्तु शामिल थी, लेकिन वे उस दिव्य वस्तु को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सकते थे। दूसरों के लिए तो यह और भी असंभव था। मैं इसी सीमित दायरे में रहूंगी और बाहर नहीं जाऊंगी। आप सभी बाहर जा सकते हैं और हमेशा की तरह प्रक्रिया जारी रख सकते हैं, मो शानकिंग ने उदासीनता से कहा। उन्हें ऐसी परीक्षा में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पंजीकरण कराने वाले उम्मीदवार बहुत ही निम्न स्तर के थे और यह उनके समय की बर्बादी थी। परीक्षा में दिव्य वस्तु को जगाने में सक्षम किसी व्यक्ति को ढूंढना बहुत मुश्किल था। जी हाँ, मार्शल अनकलमो। चारों ने आदेश का पालन किया और पत्थर के द्वार से बाहर निकल गए। चौक पर मौजूद योद्धाओं ने पत्थर के द्वार से अचानक एक प्रकाशमय झिल्ली प्रकट होते देखी। उसके बाद बैंगनी वस्त्र पहने हुए मायरीड गॉडरिच के 4 शिष्य शून्य से बाहर निकले। बैंगनी वस्त्र और सुनहरे शब्द, वे मायरीड गॉडरिच के निजी शिष्य हैं। जो लोग कई बार आ चुके थे, उनमें से कई इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित नहीं हुए। केवल वे उम्मीदवार जो पहली बार वहां आए थे, वे ही अचंभित थे। हालांकि चाहे वह नवागंतुक हो या अनुभवी उम्मीदवार, उन सभी ने मायरीड गॉडरिच के 4 निजी शिष्यों के प्रति ईर्ष्या की भावना प्रदर्शित की। वे अंततः निजी शिष्य थे। इनमें से अधिकांश उम्मीदवार, भले ही वे मायरीड गॉडरिच के शिष्य बनने में सफल हो जाते, संभवतः बाहरी संप्रदाय के शिष्य होते, जिसका अर्थ था कि वे विविध कार्य करते थे। उनके और निजी शिष्यों के बीच बहुत बड़ा अंतर था। ये चारों पहले से ही ईर्ष्या का पात्र बनने के आदी थे। उनके बैंगनी रंग के कपड़े उन्हें हर जगह आकर्षण का केंद्र बना देते थे। हमारे मायरीड गॉडरिच की भर्ती परीक्षा में भाग लेने वाले साथी योद्धाओं का स्वागत है। हमारा मायरीड गॉडरिच मुख्य रूप से उनकी ज्ञान की जड़ों के आधार पर शिष्यों का चयन करता है। यदि किसी के पास ज्ञान की जड़ है, तो चाहे उसका साधना स्तर कितना भी खराब क्यों न हो, वह हमारे मायरीड गॉडरिच में प्रवेश कर सकता है और कम से कम एक आंतरिक संप्रदाय का शिष्य बन सकता है। जिनके पास ज्ञान का मूल नहीं है, उनके लिए हमें खेद है, लेकिन फिर भी कम से कम हम अस्थि आयु और प्रतिभा के आधार पर आपका मूल्यांकन कर सकते हैं। हालांकि हम 100 वर्ष की आयु से पहले दाव अभिव्यक्ति क्षेत्र में प्रवेश न करने वाले किसी भी व्यक्ति पर विचार नहीं करते हैं। यहां तक कि यदि वे दाव महल क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, तो भी हमें उनकी नियम संबंधी अंतर्दृष्टि का पता लगाना होगा। भर्ती नियमों को लागू करने वाले व्यक्ति सीनियर ब्रदर जी थे। मायरीड गॉडरिच की भर्ती परीक्षा के 3 पहलू थे। पहला पहलू व्यक्ति के ज्ञान के मूल का मूल्यांकन करता था, दूसरा पहलू उनकी साधना के स्तर और अस्थि आयु का परीक्षण करता था, जबकि तीसरा पहलू व्यक्ति के नियमों का परीक्षण करता था। दरअसल इतनी बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने के कारण बड़ी संख्या में उम्मीदवार दूसरे पहलू के मानकों पर खरे भी नहीं उतरे। उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें पहले पहलू पर टिका रखी थी। किसी को नहीं पता था कि ज्ञान का मूल क्या है। केवल मायरीड गॉडरिच ने ही इस पर ध्यान दिया। कई लोगों के लिए ये तेजी से सफलता पाने का एकमात्र मौका था। हालांकि कई वर्षों के परीक्षण के दौरान ज्ञान की जड़ों वाले लोगों की संख्या बहुत कम और दुर्लभ थी। ठीक है, अब बिना देर किए शुरू करते हैं, बड़े भाई जी ने बोलते हुए हाथ हिलाया। पत्थर के प्रवेश द्वार की रोशनी चमकी और उसमें से एक धूसर धुंध बाहर निकली। धुंध छाते ही वातावरण तुरंत बदल गया। कभी चहल पहल से भरा चौक अब धूसर और धुंधले माहौल में बदल गया। एक तीव्र दमनकारी भावना ने लोगों को बोलने में असमर्थ कर दिया। कम साधना स्तर वाले योद्धाओं को भी धुंध के सामने घुटने टेकने से खुद को रोकना पड़ा। धीरे धीरे धूसर धुंध आकाश में उठी और बादलों की परत में विलीन हो गई। अंत में इसने एक विशाल धूसर भंवर का रूप ले लिया जो धीरे धीरे घूम रहा था। इसके काले केंद्र में बिजली ऐसे चमक रही थी मानो वह किसी दूसरी दुनिया से जुड़ी हो। ये है उद्धरण चिन्ह। ये युन ने आंखें सिकोड़कर देखा तो उसे काले भंवर के बीच से एक पीतल का कड़ाहा दिखाई दिया। कड़ाहे के 3 पैर और 2 हैंडल थे। कड़ाहे की दीवारें मोटी और सादी थीं।
उस पर एक घूमता हुआ काला दिव्य अजगर उकेरा गया था और जैसे ही कड़ाहे से काली गैसें निकली, ऐसा लगा मानो वह दिव्य अजगर उन काली गैसों में डूबकर जीवित हो उठा हो। यह आरोही ड्रैगन कड़ाही है जो असंख्य देव पर्वतमाला की आधारशिला भी है, वरिष्ठ भाई जी ने गर्व से कहा। हालांकि कड़ाही को असंख्य देव पर्वतमाला की आधारशिला कहा जाता था, लेकिन कुलपति भी इसे परिष्कृत और नियंत्रित नहीं कर सकते थे। वे इसे केवल प्रकट कर सकते थे, लेकिन इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि कोई इसे छीन लेगा। वह कड़ाही सजीव थी, इसलिए कोई भी उसे ले नहीं जा सकता था। अब अपने रक्त की एक बूंद निकालो और उसे कड़ाही में डालो। यदि तुम आरोही ड्रैगन कड़ाही को कंपन उत्पन्न करने में सक्षम हो तो इसे उत्तीर्ण माना जाएगा। तुम हमारे संप्रदाय के आंतरिक संप्रदाय के शिष्य बनोगे। यदि आप आरोही ड्रैगन कड़ाही से दिव्य प्रकाश की एक किरण उत्पन्न करवा सकते हैं तो आप हमारे असंख्य ईश्वर पर्वतमाला के प्रमुख शिष्य बन सकते हैं। यदि आप आरोही ड्रैगन कड़ाही को हिला सकते हैं तो जब तक आपके पास असाधारण प्रतिभा नहीं है, आप व्यक्तिगत शिष्य भी बन सकते हैं। वरिष्ठ भाई जी ने इतना कहकर बात आगे नहीं बढ़ाई। दरअसल आरोही ड्रैगन कड़ाही को हिलाने से खजाने भी निकल सकते हैं। कुलपति वास्तव में इसी की तलाश में थे। हालांकि यह मायरीड गॉडरिच का एक रहस्य था। केवल निजी शिष्यों को ही इसके बारे में जानने की अनुमति थी, इसलिए उन्हें इसे सार्वजनिक रूप से घोषित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आपको बस खून की एक बूंद डालनी है। खून की एक बूंद। ये यून ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। अगर यह केवल उसकी कल्पना होती तो उसे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन अगर उसे अपना रक्त, जिसमें उसका जीवन रक्त चिन्ह समाहित था, का प्रयोग करना पड़ा तो उसे एक अजीब सी आशंका थी कि यह सुरक्षित नहीं है। लेकिन ठीक उसी क्षण ये यून के बगल में कुछ परीक्षार्थी ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी उंगलियों को काट लिया था और अपनी उंगलियों के सिरों से खून की एक बूंद को झाड़ दिया था। वे स्वाभाविक रूप से ये यून जितना गंभीरता से विचार नहीं करते थे। मायरीड गॉडरिच की भर्ती परीक्षा कई बार आयोजित की जा चुकी थी और हर बार लगभग 10,000 लोग एसेंडिंग ड्रैगन कड़ाही में अपना रक्त बहाते थे। उन्होंने देखा कि उनका खून भंवर में उड़ रहा था, लेकिन भंवर में जाते ही अधिकांश खून की बूंदें प्रचंड युवांची के कारण तुरंत ही विलीन हो गईं। वे खून की धुंध में बदल गईं जो अंततः गायब हो गईं। शेष रक्त की बूंदों में से 10% से भी कम बूंदें असेंडिंग ड्रैगन कड़ाही तक पहुंची। हालांकि एसेंडिंग ड्रैगन कड़ाही के संपर्क में आते ही वे तुरंत गायब हो गए, मानो वे उसमें समाहित हो गए हों। आरोही ड्रैगन कड़ाही में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यह विशाल भंवर के बीच तैरती रही और अपनी विशाल और राजसी आकृति से आकाश और पृथ्वी को समाहित करती रही। कई लोग हार मानने को तैयार नहीं थे। वे इधर उधर बिखरे खून को देखते रहे, इस उम्मीद में कि कोई चमत्कार हो जाएगा। लेकिन एसेंडिंग ड्रैगन काल्ड्रॉन पहाड़ की तरह अडिग रहा। अंततः वे असफल हो गए। ये बहुत मुश्किल है। कुछ लोगों ने सिर हिलाया। आखिर ये ज्ञान का मूल क्या था? आरोही ड्रैगन कड़ाही को हिलाना कैसे संभव था? ये यून ये सब चुपचाप देखती रही। जब लोगों का पहला समूह असफल हो गया तो दूसरे समूह ने अपनी उंगलियों को काटकर खून छिड़का। वह कड़ाही अजीब थी। ये यून इस बारे में सोच ही रहा था कि अचानक उसने देखा कि चौक के एक कोने में बूढ़ा सांप भी तैरती हुई ड्रैगन कड़ाही को देख रहा था। उसकी छोटी आंखों में अनजाने में एक चमक आ गई। ओह, ये बूढ़ा आदमी! क्या उसे एसेंडिंग ड्रैगन काल्ड्रॉन में दिलचस्पी थी? ये यून की नजर में ओल्ड स्नेक एक हंसमुख बूढ़े धोखेबाज की छवि थी। उसे इतना गंभीर देखना दुर्लभ था। ये हो सकता है। ये यून को अचानक एक संभावना का एहसास हुआ। शायद वह बूढ़ा व्यक्ति मायरीड गॉडरिच में इसलिए दिन बिता रहा था क्योंकि उसके पास एसेंडिंग ड्रैगन काल्ड्रॉन था। द्वार के उस पार स्थित मायरीड गॉडरिच के 4 निजी शिष्यों के बीच हुई बातचीत और भर्ती लाइन में ओल्ड स्नेक द्वारा टिकटों की कालाबाजारी को याद करते हुए ये यून को लगा कि यह एक असंभव निष्कर्ष नहीं था। अध्याय 1238 कड़ाही को हिलाना। अनुवादक सीकेटेलिन, संपादक सीकेटेलिन। उम्मीदवारों के कई बैचों ने आरोही ड्रैगन कड़ाही को प्रज्वलित करने के प्रयास में अपना रक्त बहाया। हालांकि सभी असफल रहे। अधिकांश रक्त बवंडर में विलीन हो गया और कुछ ऐसे भी थे जो परिणाम से इतने आहत थे कि पहली बार असफल होने के बाद उन्होंने अपनी उंगलियों को काट लिया, जिससे दोबारा प्रयास करने के लिए और अधिक रक्त निकला। चारों निजी शिष्यों ने ये निरंतर प्रयास नहीं रोके। वे जानते थे कि पहली बार असफल होने के बाद दूसरी बार सफल होना असंभव है। इसी बीच नाग कन्या यून के बगल में खड़ी होकर हिचकिचा रही थी। फिर उसने अपनी अंतरस्थानिक अंगूठी से एक सुंदर सांप की खाल से बना खंजर निकाला। तुम भी कोशिश करना चाहती हो? ये यून ने आश्चर्य से स्नेक गर्ल की ओर देखा। उसे पहले लगा था कि स्नेक गर्ल मायरीड गॉडरिच में शामिल होने के लिए तैयार नहीं होगी। मैं बस एक बार कोशिश करके देखूंगा। मायरीड गॉडरिच में शामिल होना कोई बुरी बात नहीं होगी। चूंकि मेरा मालिक यही है, इसलिए वापस जाने में मुझे आलस आ रहा है। वैसे भी लूटपाट करना कोई दीर्घकालिक योजना नहीं है। जब नागिन लड़की बोल रही थी तभी उसकी तर्जनी उंगली कट गई और खून की एक बूंद बाहर निकली। क्या तुम कोशिश नहीं करोगे? नागिन लड़की ने ये यून की ओर देखा। मुझे पहले देखने दो। मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि एसेंडिंग ड्रैगन काल्ड्रॉन में कुछ अजीब है। क्या तुम्हें डर है कि जब तुम्हारा खून कड़ाही को छुएगा तो कोई जाल सक्रिय हो जाएगा? नाग कन्या ने ये यून के मन की बात पढ़ ली। हम तो बस कुछ मामूली उम्मीदवार हैं। उनके पास हमारे खिलाफ साजिश रचने का कोई कारण नहीं है। अगर यह सचमुच खून का समझौता भी होता तो भी समझौते की शर्तें तुम्हारी आत्मा तक पहुंचाई जानी जरूरी होती। अगर तुम सहमत नहीं होते तो वे तुम्हें सिर्फ खून की एक बूंद से समझौते में नहीं बांध सकते थे। जैसे ही नागिन लड़की बोली, उसके खून की एक बूंद हवा में तैरती हुई दूर चली गई। स्नेक गर्ल की बात निराधार नहीं थी। योद्धा युद्धों के दौरान अनजाने में ही खून खो देते हैं। किसी दूसरे का खून प्राप्त करना बहुत आसान होता, इसलिए स्वाभाविक रूप से खून की एक बूंद का उपयोग करके आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाने की कोशिश करना असंभव था। ये यून ने सिर हिलाया, लेकिन वह अभी भी अपनी जगह से नहीं हिला और स्नेक गर्ल के खून की बूंद को देखता रहा। जब रक्त भंवर में प्रवेश किया तो वह तूफानों के भीतर ही जम गया।
जब वह आरोही ड्रैगन कड़ाही के पास पहुंचा तो रक्त की बूंद से लाल रंग की हल्की किरणें निकलने लगी। ये यून ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। उसी समय उसने पीतल के कड़ाहे की भनभनाहट सुनी। विंग, आरोही ड्रैगन कड़ाही से एक भारी दिव्य घंटी बजने जैसी ध्वनि निकली। कड़ाही पर उकेरा गया काला ड्रैगन युआनची के भीतर बेतहाशा उड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसकी आंखों से एक ऐसी चमक निकल रही थी जिससे लोग भयभीत हो गए। वहां मौजूद कई लोगों को ड्रैगन की आंखों की निगाहों से देखा जा रहा था और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके दिलों पर गहरा आघात हुआ हो। परिणामस्वरूप उनके शरीर में हलचल मच गई। यहाँ तक कि चारों निजी शिष्यों पर भी अत्यधिक दबाव महसूस हो रहा था। वे अपने भावहीन चेहरे को बनाए रखने में असमर्थ थे क्योंकि आरोही ड्रैगन कड़ाही से निकलने वाली गूंजती आवाजों ने उनके कानों को सुन्न कर दिया था। किसने आरोही ड्रैगन कड़ाही को हिलाया? बड़े भाई जी अचंभित रह गए। हवा में खून की इतनी बूंदें उड़ रही थी कि उन्हें पता ही नहीं चला। कड़ाहे में अचानक कंपन होने पर ही उन्होंने प्रतिक्रिया दी। फिर कुछ और हुआ। वाह! उड़ते हुए ड्रैगन की आंखों से सुनहरी रोशनी की दो किरणें नागकन्या की ओर निकली। वे मानो स्वर्ग से मिली दो तलवारों के समान थीं। नागकन्या को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। उसने दिव्य प्रकाश की दो किरणों से बचने का कोई प्रयास नहीं किया, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकती थी। जब दिव्य किरण उसके शरीर में प्रवेश कर गई तो वह सीधे उसके दांतियान की ओर बढ़ी। स्नेक गर्ल को ऐसा लगा जैसे उसके दांतियान के अंदर कुछ है। इसके बाद उसका पूरा शरीर ऊपर उठने लगा। आंधी के बीच उसके कपड़े और लंबे बाल हवा में लहराने लगे। क्या सर्प कन्या के रक्त ने आरोही ड्रैगन कड़ाही को उत्तेजित कर दिया? ये यून भी आश्चर्यचकित था। उसने चारों निजी शिष्यों की निजी बातचीत सुनी थी। आरोही ड्रैगन कड़ाही को हिलाना एक अत्यंत कठिन कार्य था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि नाग कन्या तथाकथित ज्ञान की जड़ धारण करने वाली कोई होगी। तूफान करीब 2 मिनट तक चला और फिर शांत हो गया। वहां मौजूद लोग नाग कन्या को आश्चर्य से देखने लगे। उसकी आंखों में अविश्वास के अलावा पहले के शानदार ढंग से कपड़े पहने हुए युवक को जब उसने नागिन लड़की को देखा तो ईर्ष्या की गहरी भावना महसूस हुई। उसके खून की एक बूंद ने कड़ाही को हिला दिया। कम से कम वह एक प्रमुख शिष्या तो बन ही सकती थी। क्या सच में इस लड़की की किस्मत इतनी अच्छी थी? उसने पहले सोचा था कि उस सन की बूढ़े धोखेबाज को गुरु पाकर वह शायद नीच किस्म की लड़की होगी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके खून की एक बूंद से एसेंडिंग ड्रैगन कड़ाही में हलचल मच जाएगी और वह पल भर में ऊपर उठ जाएगी। स्विश! उसी क्षण पत्थर के द्वार पर एक चमक दिखाई दी। एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर निकला। वह वही था जिसे चारों निजी शिष्य मार्शल अंकल मुंह कहकर पुकारते थे। पलक झपकते ही वह उन्मादपूर्ण प्रसन्नता के साथ नागकन्या के सामने प्रकट हो गया। उसने स्पष्ट रूप से देखा था कि दिव्य प्रकाश की दो किरणें नागकन्या के दांतियान में प्रवेश कर गई थीं। पिछले अनुभवों के अनुसार दिव्य प्रकाश की वे दो किरणें वास्तव में दो अनमोल रत्न थीं। खजाने नागकन्या के शरीर के भीतर की दुनिया में छिपे हुए थे। कुलपति ने इसी बात पर विशेष ध्यान दिया था। तुमने आरोही ड्रैगन कड़ाही को हिला दिया है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। मो शानकिंग ने 3 बार उसकी तारीफ की और जिस तरह से वह स्नेक गर्ल को देख रहा था उसमें एक अलग ही चमक थी। अब आपको परीक्षा में भाग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको सीधे संप्रदाय में भेज दूंगा। आज से आप हमारे मायरीड गॉडरिच के प्रमुख शिष्य होंगे। मो शानकिंग ने उत्साह से कहा। पहले तो उसे लगा कि परीक्षा की अध्यक्षता करना समय की बर्बादी होगी, लेकिन यहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई जो माहौल को गर्मा सकती थी। इसलिए कुलपति उसे अच्छा इनाम देने की संभावना रखते थे। स्नेक गर्ल ने भी ऐसी किसी बात की उम्मीद नहीं की थी। वह पल भर के लिए घबरा गई। हालांकि उसे पूरा विश्वास था कि वह परीक्षा पास कर लेगी, लेकिन उसका यह विश्वास मायरीड गॉडरिच की प्रवेश परीक्षा के दूसरे और तीसरे दौर पर आधारित था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तथाकथित ज्ञान की जड़ परीक्षा उत्तीर्ण करके वह मायरीड गॉडरिच की शिष्या बन जाएगी। धन्यवाद सीनियर, मैं थोड़ी देर में आपके पीछे पहाड़ पर आऊंगा। जब नागिन लड़की बोल रही थी तो उसने अपने स्वामी बूढ़े नागिन और ये यून की ओर देखा। बूढ़े सांप ने कुछ भी व्यक्त नहीं किया। जहां तक ये यून की बात है, ये स्पष्ट नहीं था कि वह किस बारे में सोच रहा था। हालांकि स्नेक गर्ल को ये यून जबरदस्ती मायरीड गॉडरिच पर ले आया था और उसने उसके लिए 10 से अधिक स्पिरिट जेड खर्च कर दिए थे, फिर भी उसके मन में उसके प्रति कोई द्वेष नहीं था। इसके विपरीत उसके मन में उसके लिए काफी सकारात्मक विचार थे और वह देखना चाहती थी कि उसकी परीक्षा कैसी रहती है। दरअसल ये उनके अलावा कुछ ही लोग बचे थे जिन्होंने अपना खून नहीं दिया था और किसने कोशिश नहीं की। अब अपना खून एक साथ निकालो। एक शिष्य को भर्ती करने के बाद मो शानकिंग का मनोबल बहुत ऊंचा था। हालांकि शेष लोगों के बचने की संभावना कम थी, फिर भी उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। मो शानकिंग की बातें सुनकर बाकी बचे उम्मीदवारों ने स्वाभाविक रूप से अपनी उंगलियां काट लीं और खून की कुछ बूंदें निकल आईं। वे पहले खून देने से बहुत घबराए हुए थे। उन्होंने इतने समय तक इंतजार किया था। इस प्रकार केवल ये यून ही ऐसा था जिसने अभी तक अपना रक्त उत्पन्न किया था। जैसे ही आरोही ड्रैगन कड़ाही में हलचल हुई, ये यून ने एक अपार कठोरता का अनुभव किया जब आरोही ड्रैगन कड़ाही ने दिव्य प्रकाश की किरणें उत्सर्जित की। उनमें एक ऐसी आभा थी जिससे वह परिचित सा प्रतीत होता था। यह उस शुद्धयान टूटी हुई तलवार से मिलती जुलती थी जो कभी उसके पास थी। क्या एसेंडिंग ड्रैगन काल्ड्रॉन का संबंध शुद्धयान की टूटी हुई तलवार से हो सकता है? यदि वह कड़ाहा सचमुच शुद्धयान की टूटी हुई तलवार से संबंधित था तो ये यून को यह अवसर नहीं छोड़ना चाहिए था। शायद वह इस अवसर का लाभ उठाकर कुछ पता लगा सकता था। क्या मुझे अपना रक्त दान करना चाहिए? ये यून ने अपने बगल में खड़ी मो शानकिंग की ओर देखा। वह एक पल के लिए झिझका। वह परिणाम का अनुमान नहीं लगा सकता था। वर्तमान परिस्थितियों में एसेंडिंग ड्रैगन कड़ाही की जांच करना बुद्धिमानी भरा निर्णय नहीं होगा क्योंकि इससे भारी हंगामा मच जाएगा। अंत में जिन उम्मीदवारों ने अपना रक्त प्रस्तुत किया वे अंततः असफल रहे।
उनके रक्त की कुछ ही बूंदें एसेंडिंग ड्रैगन कड़ाही तक पहुंच पाईं और वे कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न करने में विफल रहीं। ये लोग बेहद निराश थे। जब उन्होंने अपनी तुलना नागकन्या से की, जिसने कड़ाही में हलचल मचाई थी, तो उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा। ये खत्म हो गया है, तो चलिए इसे यहीं समाप्त करते हैं। हालांकि मो शानकिंग ने देखा कि यी यून ने अपना खून नहीं दिया था, लेकिन अगर एक दो लोग छूट भी जाए तो उसे कोई आपत्ति नहीं थी। जी हाँ मार्शल अंकल। चारों निजी शिष्य चलकर आगे बढ़े और वे आरोही ड्रैगन कड़ाही को वापस लेने और लोगों की भीड़ को तितर बितर करने ही वाले थे। ये यून, तुम इसे क्यों नहीं आजमा रही हो? नागिन लड़की ने बगल से फुसफुसाते हुए कहा। ये यून ने सांस छोड़ी और अपनी उंगली को तलवार की धार बनाकर अपनी उंगली काट ली। खून की एक बूंद आसमान में उड़ गई। ये यून को लगभग ये पता चल गया था कि एसेंडिंग ड्रैगन कॉलड्रॉन में अपना रक्त भेजने से कोई खतरा नहीं है। इसके अलावा एसेंडिंग ड्रैगन कॉलड्रॉन और शुद्ध यान टूटी हुई तलवार के बीच समानताएं देखकर उसने इसे आजमाने का मन बना लिया। ये यून को खून निकालते देख मो शानकिंग रुक गया और ऊपर देखने लगा। हालांकि वह उम्मीदवार की धीमी प्रतिक्रिया से खुश नहीं था, लेकिन उसे थोड़ी देर और इंतजार करने में कोई आपत्ति नहीं थी। आसमान में ऊंचाई पर हवा और गरज एक दूसरे में घुल मिल रहे थे। खून की बूंद उनके बीच स्पष्ट सी दिखाई दे रही थी। यह आसानी से काले भावर में घुस गया और एसेंडिंग ड्रैगन कड़ाही पर उकेरे गए ड्रैगन की आंखों के ठीक बीचों बीच जा टकराया। खून की एक बूंद खून के आंसू की तरह अजगर की आंख में समा गई। पल भर में एसेंडिंग ड्रैगन कड़ाही में सन्नाटा छा गया। यहां तक कि गरजती हवा भी शांत हो गई। मो शानकिंग के चेहरे पर अनिश्चितता के भाव झलक रहे थे। यह गर्जन अचानक एसेंडिंग ड्रैगन कड़ाही से एक जोरदार और प्रभावशाली ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी। अजगर की दहाड़ पल भर में आकाश में गूंज उठी और गहरी गर्जना के साथ पूरे क्षेत्र में फैल गई। वहां मौजूद लोग दब गए। कम साधना स्तर वाले साधक अजगर के दमन का सामना भी नहीं कर सके और तुरंत जमीन पर गिर पड़े। उच्च स्तर की साधना वाले उम्मीदवारों के मन और हृदय में भी तीव्र धड़कन महसूस हो रही थी। ड्रैगन की दहाड़ के साथ एसेंडिंग ड्रैगन कड़ाही से एक धूसर धुंध निकली, मानो उसमें से कुछ झांक रहा हो। तेज हवा और गरज के बीच आरोही ड्रैगन कड़ाही तेजी से बढ़कर एक पहाड़ी के आकार की हो गई। काली हवाओं के कारण कड़ाही धुंधली हो गई। तभी पानी की बाल्टी जितनी मोटी काली बिजली बादलों को चीरती हुई गुजरी। यह क्या है? भीड़ में से किसी ने हैरानी से पूछा। आकाश में काले बादल घुंघराले हो गए, लेकिन कुछ लोग स्पष्ट रूप से ये देख पा रहे थे कि दर्जनों गुना बड़े हो चुके उस कड़ाही के भीतर एक विशालकाय अजगर के सिर का प्रेत धीरे धीरे उभर आया था। ड्रैगन, क्या उस कड़ाही के अंदर कोई अजगर बंद था? ये यून ने अपनी सांस रोक ली। अजगर का सिर सरल था पर असीम। उसके प्रकट होते ही भयानक अजगर की शक्ति हर किसी पर छा गई। उसकी दृष्टि मानो समय के अवशेषों को भेद रही थी और सीधे उस पर टिकी थी। पल भर में ये यून ने अपने शरीर के भीतर स्थित बैंगनी क्रिस्टल को धीरे से कांपते हुए महसूस किया। उसके मन में एक ध्वनि गूंज उठी। यह बादलों से आती हुई ड्रैगन की दहाड़ थी और उसमें एक ऐसी भाषा छिपी हुई थी जिसे ये यून समझ नहीं पाया। यह प्राचीन और गहन थी, लेकिन इससे जो अनुभूति हुई उसे क्षणभंगुर ही कहा जा सकता है। यह मो शानकिंग अचानक उत्तेजित हो गया और उसने अपना सिर घुमाकर अविश्वास भरी निगाहों से ये यून की ओर देखा। ड्रैगन की दहाड़ और सतह पर प्रकट हुआ ड्रैगन का सिर एक अभूतपूर्व घटना थी। क्या प्रतिक्रिया देने में धीमे प्रतीत होने वाला यह उम्मीदवार एसेंडिंग ड्रैगन कड़ाही को पूरी तरह से हिला देने में सक्षम होगा? हालांकि कड़ाही को हिलाने के लिए आवश्यक ज्ञान की जड़ का कोई स्पष्ट मानक नहीं था, लेकिन मो शानकिंग को वास्तव में इस बात का थोड़ा बहुत अंदाजा था कि इसके लिए क्या चाहिए। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके सामने खड़ा युवक कुलपति की शर्तों को पूरा कर पाएगा। एक साल में कुछ ही लोग ऐसे मिल पाते थे जो एसेंडिंग ड्रैगन कड़ाही को हिला सकते थे। यह अपने आप में काफी प्रभावशाली बात थी, लेकिन आज तो एक ने कड़ाही से खजाने निकाल लिए थे, बल्कि दो खजाने। दूसरे को तो और भी ज्यादा खुशी मिल रही थी। ऐसे सौभाग्यशाली मौके पर वह सोच रहा था कि कुलपति उसे क्या इनाम देंगे। इसके बारे में सोचते ही मो शानकिंग का उत्साह और बढ़ गया। ये वाकई एक अनसुलझा रहस्य था कि कौन सा विशेष खजाना सामने आएगा। अगर वे अद्भुत न होते तो ऐसी असाधारण घटना न होती। हालांकि जैसे ही मो शानकिंग उत्साह से झूम रहा था, काले अजगर का प्रेत धीरे धीरे गायब हो गया। अजगर की गर्जना भी थम गई। एसेंडिंग ड्रैगन कड़ाही के चारों ओर उमड़ती हवा और गरज धीरे धीरे कम होती गई और कुछ ही क्षणों में कड़ाही अपनी मूल अवस्था में लौट आए। ये भंवर के बीचों बीच चुपचाप तैरती रही, मानो पहले जो कुछ भी हुआ था वह एक सपना था जो कभी हुआ ही नहीं था। मो शानकिंग की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने आरोही ड्रैगन कड़ाही को ध्यान से देखा। उसे उम्मीद थी कि आरोही ड्रैगन कड़ाही से कुछ दिव्य प्रकाश की किरणें निकलेंगी और ये उनके दांतियान में प्रवेश करेगी। लेकिन लंबे इंतजार के बाद भी कुछ नहीं हुआ। बस इतना ही था। क्या वहां कोई खजाना नहीं था? मो शानकिंग अचंभित रह गई। ये यून द्वारा कड़ाही को हिलाने की पूरी प्रक्रिया पहले वाली लड़की की तुलना में कहीं अधिक नाटकीय थी। फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। ऐसा कैसे हो सकता है? उन्हें विश्वास था कि उन्होंने कुछ बड़ा हासिल कर लिया है, लेकिन पलक झपकते ही उन्हें पता चला कि उन्होंने बहुत जल्दी खुशी मना ली थी। मार्शल अंकल, क्या चल रहा है? चारों निजी शिष्य इकट्ठा हुए और मो शानकिंग को देखने के बाद उत्सुकता से ही उनको निहारने लगे। क्या ये वही बदमाश नहीं था जिसने उस बूढ़े दलाल को मायरीड गॉडरेज में प्रवेश करने पर शराब पिलाने का वादा किया था? क्या ये वास्तव में ज्ञान का धनी है? मार्शल अंकल, ये युवक भी परीक्षा में पास हो गया है ना? जी ने पूछा। मो शानकिंग अपनी भावनाओं के उतार चढ़ाव में डूबा हुआ था और अभी भी स्तब्ध था। पूछताछ सुनने के बाद ही वह हिचकिचाते हुए चेहरे के साथ वास्तविकता में लौटा। ऐसी स्थिति उसने पहले कभी नहीं देखी थी। यदि मानदंड एसेंडिंग ड्रैगन कड़ाही को हिलाना था तो ये यून स्वाभाविक रूप से इसमें सफल हो जाता। हालांकि भारी हलचल के बावजूद युवक के पास खजाने की कमी देखकर वह हैरान था।
तुम खून की एक बूंद निकालो और फिर से कोशिश करो, मो शानकिंग ने ये यून की ओर देखते हुए कहा। ये यून ने भौहें चढ़ाईं। हालांकि खून की कुछ बूंदें बहाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मो शानकिंग के आदेश देने का तरीका उसे नापसंद था। अध्याय 1239 संप्रदाय में प्रवेश। अनुवादक सीकेटेलन, संपादक सीकेटेलन। आपको अपना खून देने का निर्देश दिया गया था, तो आप अभी भी बेहोशी की हालत में क्यों हैं? घनी भौहों वाले निजी शिष्य ने नाराजगी से कहा जब उसने देखा कि ये यून ने उसके निर्देश पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये यून ने उसकी ओर देखा और जान गया कि उसका उपनाम सोंग है। वह चारों निजी शिष्यों में सबसे निचले पद पर था। वरिष्ठ भाई जी के अनुसार सोंग कुछ ही दिनों में एल्डर ताइकिंग का आधिकारिक शिष्य बन जाएगा। जब सोंग ने देखा कि यून ने उसे अनदेखा करते हुए उसकी ओर बेपरवाही से देखा तो वह क्रोधित हो गया। निजी शिष्य होने के नाते उसे हमेशा उच्च स्थान दिया गया था और वह लोगों द्वारा ईर्ष्या और सम्मान की दृष्टि से देखे जाने का आदी था। भला किसी भावी शिष्य ने उसे ऐसा तिरस्कार कब दिखाया था? जैसे ही वह उस नासमझ बदमाश को सबक सिखाने ही वाला था, सीनियर ब्रदर जी ने उसे रोक दिया। जूनियर ब्रदर सोंग, बस करो। ये सब कहने के बाद सीनियर ब्रदर जी ने ये यून की ओर देखा। क्या आप और खून देने को तैयार नहीं हैं? ये यून ने कहा, आप सभी को एसेंडिंग ड्रैगन कड़ाही को हिलाने में बहुत दिलचस्पी लगती है। हालांकि मैं यहाँ एक परीक्षण में भाग लेने आया हूँ, न कि प्रयोग का विषय बनने। ये यून को मायरीड गॉडरिच के उद्देश्यों की भली भांति जानकारी थी। वे उसे केवल एक प्रयोग के लिए इस्तेमाल कर रहे थे ताकि वे अपने स्वार्थों को पूरा कर सकें। ये यून की बात करें तो वह तो केवल ओल्ड स्नैक से मिलने के लिए ही मायरीड गॉडरिच में शामिल हो रहा था। वह ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। अगर उसने बार बार मामला बिगाड़कर हंगामा खड़ा कर दिया तो मायरीड गॉडरिच में उसके दिन बिल्कुल भी शांतिपूर्ण नहीं रहेंगे। ये यून को मायरीड गॉडरिच को नाराज करने की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि जब उसके खून ने कड़ाही में हलचल मचाई थी तब उसने अपनी आंखों के कोने से देखा था कि बूढ़े सांप की निगाहें उस पर काफी देर तक टिकी हुई थी। इसलिए ये यून को पूरा विश्वास था कि उसने जो कुछ भी बनाया था वह बूढ़े सांप का ध्यान आकर्षित करने के लिए काफी था। हालांकि ये यून के शब्दों ने वहां मौजूद सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया, खासकर उन लोगों को जो मायरीड गॉडरिच में प्रवेश करने के लिए अपने दिमाग पर जोर डाल रहे थे और अपने पास मौजूद हर संभव प्रयास कर रहे थे। मायरीड गॉडरिच में शामिल होने की इच्छा रखने वाले सभी लोग श्रद्धा और सम्मान का भाव रखते थे। वे मायरीड गॉडरिच के शिष्यों को देखते ही उनका बहुत आदर करते थे, चाहे वे साधारण शिष्य ही क्यों न हो, और अपने निजी शिष्यों का तो और भी अधिक सम्मान करते थे। इसलिए ये यून का अपने निजी शिष्य से इस तरह बात करना उन्हें हास्यास्पद लगा। यह आदमी बेहद क्रूर है। शानदार कपड़े पहने कुछ युवक अवाक रह गए। बूढ़े धोखेबाज से बातचीत करने वाले दोनों लोगों ने मिलकर मामले को और गर्मा दिया और उनके कारनामे और भी प्रभावशाली होते चले गए। ये यून की ज्ञान की जड़ तो प्रभावशाली थी ही, साथ ही उनका रवैया भी लाजवाब था। उन्होंने मायरीड गॉडरिच के निजी शिष्यों या एल्डर के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया। वाह, क्या हिम्मत है! लेकिन किसी नौजवान के लिए हद से ज्यादा घमंड करना ठीक नहीं है। चाहे तुम कितने भी प्रतिभाशाली हो और अपने इलाके के सबसे होनहार छात्र हो, दुनिया में कदम रखते ही तुम्हें अपनी असलियत का एहसास हो जाएगा। इस दुनिया में बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग हैं, कई तो तुम्हारी कल्पना से भी कहीं आगे हैं, मो शानकिंग ने बड़े ही सधे हुए लहजे में कहा। वह समझ गया था कि यून की नींव उसी स्तर के सामान्य योद्धाओं की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी। वह संभवतः एक प्रतिभाशाली योद्धा था और इसी वजह से उसमें घमंड था। हालांकि मायरीड गॉडरिच में बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग थे। कई अभिमानी प्रतिभाशाली शिष्यों को मायरीड गॉडरिच में प्रवेश करने के बाद जल्द ही एहसास हो जाता था कि वे साधारण ही हैं। स्वाभाविक रूप से उनका अहंकार चूर चूर हो जाता था। मो शानकिंग को लगा कि ये लोग बस बचकाना नखरे कर रहे हैं और उसे इससे कोई आपत्ति नहीं थी। अपना खून दीजिए, मैं आपसे अनुमति नहीं मांग रहा हूं, बल्कि आपको आदेश दे रहा हूं। मो शानकिंग की आवाज और भी ठंडी हो गई। मायरीड गॉडरिच के एक एल्डर होने के नाते वह एक नए शिष्य को अपनी सत्ता को चुनौती देने की अनुमति कैसे दे सकते थे? एक कनिष्ठ शिष्य उससे इस लहजे में कैसे बात कर सकता है? मायरीड गॉडरिच के इतिहास में कुछ ही शिष्य ऐसे हुए थे जिन्होंने एसेंडिंग ड्रैगन कड़ाही से खजाने निकालने में कामयाबी हासिल की थी। क्या वे हमेशा बिना किसी झंझट के खजाने को मायरीड गॉडरिच को सौंप नहीं देते थे? मो शानकिंग की मांगे सुनकर ये यून की भौहें और भी तन गईं। वह भी प्रतिक्रिया देने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी युआनची की गहरी आवाज उसके कानों में गूंजी। अपना खून दो, बस कुछ बूंदे ही काफी हैं। तुम शायद यहाँ नहीं रहना चाहोगी, लेकिन मैं तो रहना ही चाहता हूँ। मेरे लिए सब कुछ खराब मत करो। ओह, ये यून का दिल धड़क उठा जब उसने बूढ़े सांप की ओर मुड़कर देखा। बूढ़े ने बैठने के लिए दीवार का एक कोना ढूंढ लिया था। उसके कपड़े पहले से ही थोड़े फटे हुए थे। अब जब वह वहां बैठा एक गंदे से दिखने वाले मदिरा पात्र से शराब पी रहा था और आसपास के दृश्य को निहार रहा था, तो वह किसी भिखारी से कम नहीं लग रहा था। ये यून ने फिर भी बूढ़े सांप की बात मानना ही चुना। उसे हुआन चेनिक्सू पर भरोसा था। तलवार की किरण से उसने अपनी उंगली काट ली और खून की कुछ बूंदें आसमान में उड़ गईं। जिस क्षण रक्त बादलों से होकर गुजरा, ये यून ने महसूस किया कि एक निराकार ऊर्जा अचानक बादलों में प्रवेश कर गई है। इस शक्ति ने रक्त की कुछ बूंदों से उसका संबंध तोड़ दिया। डिंग डिंग डिंग। जब खून एसेंडिंग ड्रैगन कड़ाही पर गिरा तो बूंदों से टकराने की ऐसी आवाजें निकली जो धातु की गेंदों के कांसे से टकराने जैसी थी। हालांकि एसेंडिंग ड्रैगन कड़ाही में कोई हलचल नहीं हुई। ये यून के रक्त से यह सक्रिय नहीं हुई। ये यून को अपने हृदय और मस्तिष्क में कंपन महसूस हुई, वही ऊर्जा जो पहले थी। ये यून ने बूढ़े सांप की ओर देखा। क्या ये वही बूढ़ा आदमी था? बूढ़ा सांप ऐसे शराब पीता रहा जैसे उसका उससे कोई लेना देना ही ना हो। ये यून हैरान रह गया। बूढ़े ने खून पर अपनी छाप इतनी जल्दी कैसे मिटा दी? ऐसा लग रहा था जैसे खून किसी और का हो गया हो।
वह सफल रहा। जब मो शानकिंग ने एसेंडिंग ड्रैगन कड़ाही की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी तो उसने मन ही मन अपना सिर हिलाया। क्या यह महज एक संयोग था? ये कुछ अजीब था कि एसेंडिंग ड्रैगन कड़ाही से कोई खजाना नहीं निकला। और अब जब ये यून ने दोबारा अपना खून निकाला तब भी एसेंडिंग ड्रैगन कड़ाही में कोई बदलाव नहीं हुआ। इससे वह बेहद निराश हो गया। इस तरह उन्हें मिलने वाला श्रेय हाथ से निकल गया। मो शानकिंग निराश था, लेकिन छोटा भाई सोन बेहद खुश था। उसे सचमुच डर था कि यून एक बार फिर से ड्रैगन कड़ाही को हिला देगा। अगर ऐसा हुआ तो क्या ये यून उससे कहीं ऊपर नहीं उड़ जाएगा? ये बदमाश इतना निर्लज है कि इतना घमंडी व्यवहार कर रहा है। मार्शल अंकल मो के बोलते ही उसने आज्ञाकारी होकर अपना खून दे दिया। दुर्भाग्य से वह बेकार था, वह किसी काम का नहीं है, छोटे भाई सोंग ने उपहास किया। ये यून के करारा जवाब से शर्मिंदा होने के बाद उसे आखिरकार तसल्ली मिली। मार्शल अंकल मो, यह महज एक संयोग ही होगा कि कुछ क्षण पहले एसेंडिंग ड्रैगन कड़ाही में हलचल हुई। शायद इसका उनसे कोई लेना देना ही न हो, इसलिए वे योग्यताओं को पूरा नहीं करते और हमारे मायरीड गॉडरिच के शिष्य नहीं बन सकते। 4 निजी शिष्यों के प्रमुख वरिष्ठ भाई जी ने अपनी बात रखी। क्षण भर के लिए मो शानकिंग दुविधा में पड़ गया। उसने पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि ये उनका मूल्यांकन कैसे किया जाए। हालांकि एसेंडिंग ड्रैगन कड़ाही से जुड़ा मामला अत्यंत महत्वपूर्ण था। ये जानते हुए भी कि एसेंडिंग ड्रैगन कड़ाही द्वारा उत्पन्न घटनाएं संभवतः एक संयोग थी, मो शानकिंग इस अवसर को खोना नहीं चाहता था। ऐसा सोचते ही मो शानकिंग ने संप्रदाय के गुरु से निर्णय लेने के लिए एक विशेष वाणी संचार मंत्र का प्रयोग किया। ये यून ने ये सब बड़ी बेपरवाही से देखा। इन लोगों ने एक बात में गलती की थी। उन्हें लगा कि वह उनके मायरीड गॉडरिच में शामिल होने की भीख मांग रहा है। असल में उसका इसमें शामिल होने का कोई इरादा नहीं था। जैसे ही वह मुड़कर जाने वाला था, युआनची की आवाज का संदेश फिर से उसके कानों में गूंज उठा। लड़के, इतनी जल्दबाजी मत करो। मायरीड गॉडरिच काफी दिलचस्प जगह है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ क्यों रुका हुआ हूँ? आवाज सुनते ही ये यून रुक गया। उसने अवाक होकर बूढ़े सांप की ओर देखा। बूढ़ा आदमी मानो उसके मन की बात जान लेता था, हर बार ठीक ठीक अनुमान लगा लेता था कि वह क्या सोच रहा है। इससे ये यून बहुत नाराज हुआ। बूढ़ा आदमी निश्चित रूप से जानता था कि उसे हुआन चेनिक्सू ने भेजा है, लेकिन फिर भी वह उसके प्रति उदासीन बना रहा। उसी क्षण आग की एक लपट उठी। यह मायरीड गॉडरिच के जवाब का ध्वनि संचरण आकर्षण था। मार्शल अंकल मो, क्या इस आदमी को मार गिराया गया है? छोटे भाई सोंग ने यून को तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए दूसरों की पीड़ा देखकर खुश होने वाले अंदाज में बात की। उन्हें उन शिष्यों से विशेष घृणा थी जो तथाकथित ज्ञान के मूल के आधार पर असंख्य देव पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करते थे। वे प्रतिभाशाली तो नहीं थे, लेकिन किसी यादृच्छिक मापदंड के कारण ही इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए थे। उन्हें यह अधिकार किसने दिया था? सोंग बोवेन को अपनी वर्तमान उपलब्धियों के लिए लगन और परिश्रम से साधना करनी पड़ी। हालांकि उनके रक्त से एसेंडिंग ड्रैगन कालड्रॉन में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। क्या यह उचित था? कौन जानता था कि उस बेकार एसेंडिंग ड्रैगन कड़ाही के क्या मापदंड होंगे? सोंग बोवेन न केवल कड़ाही को हिलाने में असमर्थ था, बल्कि उसके 3 अन्य निजी शिष्य भी असफल रहे थे। इस कारण वे सभी यून और नागकन्या के प्रति कुछ हद तक पक्षपाती थे। हालांकि उसी क्षण मो शानकिंग, जिसने वाणी संचार मंत्र की बातें सुन ली थी, ने अपना सिर नीचे झुकाया और एक गहरी सांस ली। अंत में उसने ऊपर देखा और ये यून को अजीब नजर से देखा। उसने अनिच्छा से कहा, बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हें मेरा निजी शिष्य बनाया गया है। मेरे मार्शल चाचा, जो संप्रदाय के गुरु हैं, तुम्हें अपना शिष्य बनाने के लिए तैयार हैं। अध्याय 1240 मुख्य शिखर। अनुवादक सीकेटेलिन, संपादक सीकेटेलिन। क्या संप्रदाय के गुरु उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने को तैयार हैं? मो शानकिंग की बातों से सोंग बोवेन चौंक गया। उसके बाकी 3 निजी शिष्य भी अविश्वास की स्थिति में थे। मायरीड गॉडरिच के पंथ के गुरु ने पिछले 1000 वर्षों से किसी भी शिष्य को प्रवेश नहीं दिया था। यद्यपि वे सभी व्यक्तिगत शिष्य थे, फिर भी उनकी स्थिति में अंतर था। उदाहरण के लिए सोंग बोवेन के गुरु एल्डर ताइकिंग थे और मायरीड गॉडरिच संप्रदाय के गुरु एल्डर ताइकिंग के गुरु के छोटे भाई थे। मो शानकिंग की बात करें तो मायरीड गॉडरिच संप्रदाय के गुरु उनके गुरु के बड़े भाई थे। मार्शल अंकल की उपाधियों में अंतर पीढ़ीगत नहीं बल्कि साधना स्तर पर आधारित था। मायरीड गॉडरिच में सिद्ध पुरुष ही सर्वोच्च स्थान रखते थे। साधना स्तर जितना ऊंचा होता था, व्यक्ति का दर्जा भी उतना ही ऊंचा होता था। सर्वोच्च पद स्पष्ट रूप से कुलपति का था। हालांकि कुलपति के बारे में सुनना भी दुर्लभ था, उन्हें देखना तो और भी दुर्लभ था। इसलिए मायरीड गॉडरिच के संप्रदाय प्रमुख स्वाभाविक रूप से मायरीड गॉडरिच में सर्वोच्च अधिकार प्राप्त व्यक्ति बन गए। क्या यह बदमाश वाकई इतना भाग्यशाली था कि उसे संप्रदाय के गुरु का निजी शिष्य नियुक्त किया गया था? सोंग बोवेन को यह अविश्वसनीय लगा। आखिर किस गुण ने उन्हें यह अधिकार दिया? दरअसल मो शानकिंग को मामला पूरी तरह समझ नहीं आया था, लेकिन चूंकि संप्रदाय के गुरु ने आदेश दे दिया था तो वह और क्या कह सकता था। देखते ही देखते माहौल में अफरा तफरी मच गई। निजी शिष्य का खिताब ही भीड़ को उत्तेजित करने के लिए काफी था। ये उम्मीदवार मुख्य रूप से कामसी के विभिन्न क्षेत्रों से थे। वे सभी मायरीड गॉडरिच में प्रवेश करके एक तीव्र उत्थान का अनुभव करना चाहते थे। संपूर्ण शांत सागर करोड़ों किलोमीटर में फैला हुआ था, जिसमें विभिन्न आकारों के अनगिनत देश समाहित थे। और यदि कोई मायरीड गॉडरिच का शिष्य बन जाता, भले ही वह केवल बाहरी शिष्य ही क्यों न हो, तो भी उसके लिए अपने देश में कुलीन बनने के लिए पर्याप्त था। यदि वह आंतरिक शिष्य बन जाता तो यह दर्जा इतना प्रबल होता कि उसके देश का सम्राट उसका अत्यंत सम्मान करता। जहां तक मुख्य शिष्यों या निजी शिष्यों की बात है, उनकी क्षमता की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। यदि वे वास्तव में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते तो वे आसानी से एक पूरे राजवंश का सफाया कर सकते थे।
आसपास के परीक्षार्थी ईर्ष्या प्रकट करने लगे, जिससे मो शानकिंग थोड़ा नाराज हो गया। उसने यी यून की ओर देखा और कहा, यह तुम्हारा सौभाग्य है कि संप्रदाय के गुरु तुम्हें इतना महत्व देते हैं। लेकिन एक सलाह है, आरोही ड्रैगन कड़ाही को यूं ही हिलाने से कोई फायदा नहीं। सच्चे प्रतिभाशाली लोग शक्ति पर निर्भर करते हैं, न कि किसी तथाकथित ज्ञान के स्रोत पर। मो शानकिंग ने ठंडे स्वर में कहा। वास्तव में वह इस स्थिति को कभी समझ ही नहीं पाया। यदि उनकी रुचि केवल एसेंडिंग ड्रैगन कड़ाही में बंद खजानों में ही थी, तो वे खजाने वाले उम्मीदवार को संप्रदाय में आमंत्रित कर सकते थे और खजाने के बदले कुछ उचित लाभ प्राप्त कर सकते थे। फिर उन्होंने एसेंडिंग ड्रैगन कड़ाही को सक्रिय करने में सक्षम किसी भी उम्मीदवार को अपना मुख्य या निजी शिष्य क्यों बना लिया। समझ गया। ये यून ने मो शानकिंग की सलाह का संक्षिप्त जवाब दिया। मो शानकिंग के बारे में उसकी राय कुछ खास अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने की जहमत नहीं उठाई। इस तरह के रवैये से स्वाभाविक रूप से मो शानकिंग नाखुश हो गया। उसने ये यून पर एक नजर डाली और फिर पत्थर के द्वार के भीतर स्थित गुप्त दुनिया में वापस चला गया। परीक्षण जारी रहा। लगभग 7 से 8 हजार प्रतिभागियों के साथ इसे पूरा करने में लगभग 2 दिन लगेंगे। अभी तो शुरुआत ही थी। दूसरे चरण की परीक्षाएं पहले ही तैयार हो चुकी थीं। जैसे ही उम्मीदवार उत्सुकता से परीक्षा में भाग लेने लगे, उन्होंने ईर्ष्या से देखा कि यून और स्नैक गर्ल नए रंगरूटों को जारी किए गए कपड़े और टोकन लेने के लिए परीक्षा बूथ पर गईं। अपने नाम बताए, जी ने यून और स्नैक गर्ल पर चिल्लाते हुए कहा। ये यून के होंठ फड़क उठे। परीक्षार्थी होने के नाते उन्हें पंजीकरण टोकन प्राप्त करने के बाद उस पर अपना नाम अंकित करना होता है। टोकन को देखने वाला कोई भी व्यक्ति इसे स्पष्ट रूप से देख सकता था। उसे यह विश्वास नहीं हो रहा था कि निजी शिष्यों को उसका नाम नहीं पता होगा। इस तरह से पूछताछ करना केवल अपनी धाक जमाने के लिए था। सांप लड़की ने आज्ञाकारी ढंग से अपना नाम बताया। ये यून ने आलस से अपने हाथ में मौजूद रजिस्ट्रेशन टोकन को बिना कुछ कहे लहराया। उसका इरादा स्पष्ट था, आप खुद ही देख लीजिए। ये सब होते देख सोन बोवेन के माथे से कुछ नसें उभर आई थीं। छोटी बहन जिन, इन्हें पहाड़ पर ले आओ। जी ने अनुमान लगाया कि अगर सोन बोवेन उन दोनों को भेजता तो रास्ते में ही उनमें हाथापाई हो सकती थी। इसलिए उसने अपनी छोटी बहन जिन को, जिसका स्वभाव अधिक मिलनसार था, आगे चलने के लिए कहा। ये यून को कोई आपत्ति नहीं थी। जब वह जाने ही वाला था तो उसने बूढ़े सांप की ओर एक नजर डाली और मुट्ठी बांधते हुए कहा, वरिष्ठ, जब भी आपके पास समय हो मैं आपको कुछ पे पिलाना चाहूंगा। ये दूसरी बार था जब ये यून ने ऐसी बात कही थी। जब उसने संप्रदाय में प्रवेश पाने के बाद ओल्ड स्नैक को शराब पिलाने की पेशकश की थी, तब कई लोगों ने उसे खुद को जरूरत से ज्यादा समझने के लिए उसका मजाक उड़ाया था। अब जब ये यून ने वही बात दूसरी बार कही तो उनके मन में और भी मिली जुली भावनाएं उत्पन्न हो गईं। ये यून को पूरी परीक्षा एक खेल जैसी क्यों लगी। फिर भी अपनी बेपरवाही के बावजूद वह वास्तव में मायरीड गॉडरिज में प्रवेश कर गया और सर्वोच्च स्तर का निजी शिष्य बन गया। हे मैं तुम्हारे आराम से बैठने तक इंतजार करूंगा। मैं मायरीड गॉड रेस्टोरेंट में रहूंगा। ज्यादा पैसे लाना याद रखना, बूढ़े सांप ने हंसते हुए कहा। शराब का जिक्र होते ही उसकी आंखें चमक उठी। ये सुनकर सबके मुंह खुल गए। मायरीड गॉड रेस्टोरेंट, नाम से ही स्पष्ट था कि यह मायरीड गॉडरिज द्वारा संचालित था। यह मायरीड गॉडरिज के आसपास का सबसे आलीशान रेस्तरां था। यहाँ परोसा जाने वाला भोजन आमतौर पर खगोलीय रूप से महंगी प्राकृतिक सामग्रियों से बनाया जाता था। एक भोजन के लिए कुछ हजार स्पिरिट जेड का भुगतान करना आम बात थी। यदि कोई थोड़ा अधिक खर्चीला होता तो उसका बिल 1 या 2 लाख स्पिरिट जेड तक पहुंच जाना आश्चर्य की बात नहीं होती। ओल्ड स्नैक ने दावत मिलते ही तुरंत मायरीड गॉड रेस्टोरेंट को चुन लिया। उसकी निर्लजता सचमुच बेमिसाल थी। ठीक है, 5 दिन बाद मायरीड गॉड रेस्टोरेंट में मिलते हैं। ये यून ने तुरंत सहमति दे दी और उसके होठों पर एक मुस्कान छा गई। आखिरकार यह बूढ़ा आदमी उससे खुलकर बातचीत करने को तैयार हो गया था। ये यून का मन कई सवालों से भरा हुआ था। उनमें से एक सवाल एसेंडिंग ड्रैगन कॉल्ड्रॉन से संबंधित था। ये यून ने छोटी बहन जिन का अनुसरण किया और मायरीड गॉडरिज की मुख्य चोटी की ओर चल पड़ी। छोटी बहन जिन पूरी यात्रा के दौरान चुप रही और ये यून को 6 चोटियों और 5 पर्वतीय प्रवेश द्वारों से होते हुए मायरीड गॉडरिज की मुख्य चोटी तक ले गई। ये पर्वत हजारों मीटर ऊंचा था और इसकी चोटी बर्फ से ढकी हुई थी। हालांकि बर्फ के बीच विविध प्रकार की वनस्पतियां फैली हुई थी, जिनमें उत्कृष्ट जैड वृक्ष और अगर फूल थे, जो एक दूसरे से सबसे सुंदर कहलाने की होड़ में थे। बंधनों को पार करने के बाद ये यून ने मायरीड गॉडरिज की समृद्धि को देखकर आह भरी। ईंटें और टाइलें सचमुच जैड और सोने से जड़ी हुई थीं। झरने का पानी आध्यात्मिक तरल से बना था और चारों ओर फैली बहुमूल्य वनस्पति के बीच आध्यात्मिक जीव फुर्ती से इधर उधर घूम रहे थे। धुंध छाई हुई थी, जिससे ऐसा लग रहा था मानो ये किसी अमर का स्वर्ग हो। जूनियर सिस्टर जिन, क्या ये दोनों नव भर्ती शिष्याएं हैं? उसी क्षण बैंगनी वस्त्र पहने एक पुरुष शिष्य एक विशालकाय बाज के ऊपर खड़ा था। वह यून और नागकन्या के सामने उतरा। जी हाँ, सीनियर ब्रदर कांगवू उनमें से एक संप्रदाय गुरु द्वारा भर्ती किया गया निजी शिष्य है और दूसरा मुख्य शिष्य होगा। मैं इस युवक को संप्रदाय गुरु से मिलने के लिए लाया हूँ। मायरीड गॉडरिज के संप्रदाय प्रमुख से मिलना आसान नहीं था। हालांकि ये यून अलग था। वह संप्रदाय प्रमुख का शिष्य था और मायरीड गॉडरिज के नियमों के अनुसार नए भर्ती हुए शिष्यों को पहले अपने गुरु से मिलना होता था। क्या संप्रदाय के गुरु ने एक शिष्य को अपना शिष्य बना लिया है? ये खबर सुनकर कांगवू ने अविश्वास से यून की ओर देखा। उसे भर्ती कर लिया गया है। कांगवू ने यून की ओर इशारा किया, जो मुस्कुराया। उसे इन लोगों से कोई लेना देना नहीं था। वो तो बस बूढ़े सांप को खोजने के लिए मायरीड गॉडरिज में प्रवेश करने की योजना बना रहा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह संप्रदाय के गुरु का निजी शिष्य बन जाएगा। लेकिन अगर वह बन भी गया तो क्या हुआ? उसे देखने वाले हर व्यक्ति ने इस पर इतना हंगामा क्यों मचाया, मानो वे मानसिक रूप से विक्षिप्त हों।
जी हाँ, वही है। क्या मैं बड़े भाई कांगवू से यह खबर पहुंचाने का अनुरोध कर सकती हूँ? मैं उसे संप्रदाय प्रमुख से मिलवाने ला रही हूँ, छोटी बहन जिन ने ये उनकी ओर असंतुष्ट भाव से देखते हुए कहा।